नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 22 अप्रैल को आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और यहाँ पर एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम अभी जो मई में होने वाला है। तो जो एग्जाम हो चुका है जेई सीबीटी 2 का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, जिसमें कंप्यूटर साक्षरता से प्रति शिफ्ट 10 सवाल पूछे गए। तो 20 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं केवल 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। प्रत्येक सवाल के साथ रिलेटेड यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे, जो आपके आगामी सीबीटी 2 एग्जाम एएलपी का या फिर जेई का जो रीशेड्यूल हुआ है, उन दोनों कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा किफायती है। एक ही सवाल में आपको 10-10, 15-15 रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सवाल सेम रिपीट हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक आपको बने रहना। इससे पहले आपने पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण शिक्षा के संबंधित वीडियो देखा था, जो जेई में पूछे गए सारे सवाल थे। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई गई है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से दोनों का सिलेबस कॉमन है। ये फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी जेई सीबीटी 2 में। आप बात करते हो कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस की 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रति शिफ्ट हैं। और सेम यहाँ पर आईटी लिटरेसी एक तरीके से कंप्यूटर ही होता है, जो एएलपी सीबीटी 2 में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके पूछे गए सारे क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस हैं, 2 शिफ्ट में यूनिक यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 22 अप्रैल को पूछे गए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप आज ये वीडियो देख रहे हो ना 28 और 30 अप्रैल के दौरान, तो आप एक लकी व्यूअर हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास प्रो का आप लंबे समय से सेल का इंतजार कर रहे थे। आज मिडनाइट को ये सेल आपके स्टार्ट हो जाएगी। टीटीजे के कूपन कोड से लोवेस्ट प्राइस मिल जाएगी। अभी यदि आप टीटीजे के कूपन कोड से टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे ना, तो आपको मिलेगा 629 रुपए में। यहां से टीटीसी के कूपन कोड से आपको 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बार टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लिया, 1 साल की वैलिडिटी में जो भी इंडिया में एग्जाम आए, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल टेस्ट है। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका एनालिसिस आपको करना होगा, कहां कमी रह रही है। बाकी आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, टेक्स्ट बुक में मॉक दे रहे हो, तो कितना स्कोर आ रहा है और रिन्यू कराना चाहते हो, तो आज मिडनाइट से आप करा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। रही बात आप आगामी एएलपी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो वहां पर साइंस में 100% आपने देखा 2024 में एएलपी को ना एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केवल एएलपी में नहीं, टेक्नीशियन जेई में सभी में एनसीईआरटी के साइंस के क्वेश्चंस थे। तो हमने इन सभी एग्जाम्स में एनसीईआरटी से पूछे गए 1550 क्वेश्चंस को किया एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, उसमें डाले एक्स्ट्रा फैक्ट। और ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट और ऐप से इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रुप डी स्पेशल, एएलपी स्पेशल साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है, जहां पर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके पैटर्न पर आधारित कंटेंट मिलने वाला है। और डिटेल में आप देख सकते हो, ये सारा कुछ सबसे हटकर मिलेगा। ऐप इंस्टॉल कर लेना। आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला सवाल आपके समक्ष, पावर पॉइंट टेम्पलेट बदलने का ऑप्शन कहां मिल जाता है? पावर पॉइंट में टेम्पलेट बदलने का ऑप्शन कहां मिल सकता है? तो यहां पर प्रश्न और उनके ऑप्शन आपको बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं, और इनकी एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो पावर पॉइंट में आप जाएंगे डिजाइन टैब पर। डिजाइन टैब में ऑप्शन मिलेगा आपको थीम का, और थीम से ही आप टेम्पलेट यहां पर चेंज कर सकते हो। और जो इंसर्ट, होम टैब, व्यू टैब है, इनमें क्या क्या विकल्प आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या यहाँ पर मेन्यू देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये तो आपके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टेम्पलेट बदलने के लिए आप डिजाइन में गए और थीम्स में जाकर आपने चेंज कर दी। जरूरी थोड़ा यही सवाल पूछ रहे, और भी ये जो टैब्स है ना, इनसे रिलेटेड सवाल बन सकता है। तो सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें ना पावर पॉइंट की स्लाइड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टूल्स की। नई स्लाइड आपको जोड़ना है। पावर पॉइंट में होता है क्या, पीपीटी में क्या होती है, स्लाइड्स आपकी आती रहती है, एक इमेज के बाद दूसरी इमेज आएगी, इस टाइप से। तो नई स्लाइड आप ऐड करेंगे, कहां पर करेंगे? होम में ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड का। कौन सी टैब में मिलता है? होम टैब में। स्लाइड लेआउट बदलना, तो लेआउट का ऑप्शन भी होम में मिलता है, ठीक है। स्लाइड आपको डिलीट करना है, वो भी होम में मिल जाएगा। स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, सेम टू सेम दूसरी स्लाइड एक तरीके से डुप्लीकेट करनी है, ये भी होम में मिलेगा। अब स्लाइड को आपको रिसाइज करना है, उनका डायमेंशन चेंज करना है, तो आपको रिसाइज करना है तो डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिजाइन टैब में मिलेगा स्लाइड साइज का ऑप्शन। स्लाइड का आपको बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो भी बैकग्राउंड का काम भी डिजाइन का आता है, और फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइड मास्टर एडिट करना है, व्यू में होगा। स्लाइड मास्टर एडिट का ऑप्शन, व्यू में स्लाइड मास्टर का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइड नंबर जोड़ना है, इंसर्ट में स्लाइड नंबर का ऑप्शन मिलेगा। हेडर और फुटर आपको ऐड करना स्लाइड में, तो वो भी इंसर्ट में। तो जोड़ने का काम इंसर्ट में हो रहा है।
अब ये तो हो गई आपके स्लाइड से संबंधित टैब की जानकारी। और पावर पॉइंट में टेक्स्ट और कंटेंट से जुड़े टूल भी रहते हैं टैब में। जैसे टेक्स्ट बॉक्स को आपको जोड़ना है, टेक्स्ट बॉक्स है, कोई भी एक बॉक्स है जिसमें आप कुछ लिख सकते हो, उस बॉक्स को ऐड करना है तो जोड़ने में आप इंसर्ट काम में लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। वर्ड आर्ट आपको जोड़नी है, इंसर्ट से वर्ड आर्ट में जाएंगे। स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट से स्मार्ट आर्ट है। टेबल जोड़ना है वो भी आप इंसर्ट से जोड़ेंगे। चार्ट इंसर्ट से जोड़ेंगे। पिक्चर को कोई ऐड करना है, पिक्चर भी इंसर्ट में ऑप्शन मिलेगा। कोई शेप्स आपको आकृति वगैरह ऐड करनी, वो भी इंसर्ट में होगी। तो ऐड करने का काम पूरा इंसर्ट में रहने वाला है। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक सवाल में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर डिजाइन और थीम से जुड़े टूल्स देख लेते हैं। पावर पॉइंट में आपकी डिजाइन टैब में क्या क्या है, तो थीम बदलने के लिए आप डिजाइन टैब में जाएंगे और थीम्स में जाएंगे। और यहाँ पर डिजाइन में वेरिएंट्स बदलने का भी विकल्प रहता है। बैकग्राउंड स्टाइल्स भी डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, पीपीटी में मुख्य जो रहता है ना वो ट्रांजिशन का ही रहता है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आप स्विच करेंगे या फिर उसी स्लाइड में कोई टेक्स्ट वगैरह है वो आगे बढ़ता जाना है, नया टेक्स्ट ऐड होना, आपको लगे स्लाइड चल रही वीडियो की तरह, तो उसमें वो एनिमेशन काम आता है, वो आता है ट्रांजिशन काम आता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन का लगाना है वो आपको कहां पर मिलेगा, तो ट्रांजिशंस में ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ऑप्शन मिलेगा। ट्रांजिशन का इफेक्ट ऑप्शंस बदलना वो भी आपको ट्रांजिशंस में मिलेगा। एनिमेशन जोड़ना, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एनिमेशन जोड़ना तो एनिमेशन में आप जाएंगे। और एनिमेशन पेन देखना है तो वहां पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रिगर सेट करना, तो ये सारा एनिमेशंस और ट्रांजिशन में देखने को मिलेगा। देखिए ट्रांजिशन और एनिमेशन की अलग से टैब है, ध्यान देना ये अलग टैब है। स्लाइड शो से जुड़े टूल्स देख लेते हैं। स्लाइड शो हो रही है, आपकी स्लाइड बनाई हुई है, अब प्रेजेंट करना उसको, स्लाइड शो शुरू करना पहली स्लाइड शो में ऑप्शन लगेगा स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से स्लाइड शो शुरू करना। स्लाइड शो शुरू करना करंट स्लाइड से, बीच में कोई स्लाइड चल रही है आपने पॉज किया दोबारा शुरू करनी है तो करंट स्लाइड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। रिकॉर्ड स्लाइड शो करना है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहां पर स्लाइड शो का नीचे मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। रिव्यू और कमेंट से जुड़े टूल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिव्यू में आपको मिलेगा स्पेलिंग का ऑप्शन, रिव्यू वाली टैब में आपको कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा और रिव्यू में भी कंपेयर का ऑप्शन मिलेगा। अब व्यू से जुड़े टूल है, व्यू का जो टैब रहता है उसमें नॉर्मल है, व्यू स्लाइड शॉर्टर है, व्यू कैसा करना, आपको स्लाइड किस टाइप से देखनी है, रीडिंग व्यू है, नोट्स पेज में देखना, तो व्यू में सारा ऑप्शन मिलेगा। और इंसर्ट में आपको ऑडियो वीडियो लिंक इंसर्ट करना, ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जैसे कि होम में आपको फॉर्मेट पेंटर का मिल जाएगा। फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट कॉपी करना, कोई भी आपकी स्लाइड का फॉर्मेट कॉपी कर दिया, कोई बोल्ड कर रखा, कोई इटालिक कर रखा, उसको आपने कॉपी किया है और दूसरी जगह आप पेस्ट करना चाहते हो तो वो फॉर्मेट पूरा कॉपी हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर में। सिलेक्शन पेन खोलना, ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए होम में जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्शन पेन आप सिलेक्ट कर पाएंगे, होम में ऑप्शन है ये सारा फॉर्मेट पेंटर का भी। अरेंज से ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लाना, ऑब्जेक्ट आगे पीछे करने का ऑप्शन होम में मिलेगा। और क्रॉप से पिक्चर काटना, पिक्चर फॉर्मेट में आपको क्रॉप कर पाएंगे। अब पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन रहता है, जैसे कोई पीडीएफ फाइल है तो डॉट पीडीएफ रहता है एक्सटेंशन, ठीक है। कोई आपके ऑडियो फाइल है तो MP3 रहता है, वीडियो है तो MP4 रहता है। इस प्रकार से पावर पॉइंट की जो फाइल है ना उसका फॉर्मेट कैसा रहता है, उसका फॉर्मेट रहता है PPT या PPTX, PPSX, POTX है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पुराने वर्जन में PPT काम आता था, नए वर्जन में आता है PPTX है। और पावर पॉइंट शो में PPSX है, पावर पॉइंट टेम्पलेट में POTX काम आता है एक्सटेंशन। अब इनकी शॉर्टकट वेरी इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट की। जैसे यहां पर स्लाइड और प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए शॉर्टकट्स, न्यू स्लाइड को जोड़ने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट ऐड करेंगे, आपको नई स्लाइड जोड़नी है, विदाउट टैब में गए सीधा ही शॉर्टकट से आप जोड़ना चाहते हो तो Ctrl+M प्रेस करके आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो। Ctrl+D से डुप्लीकेट आप कर पाएंगे, स्लाइड या ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो। जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको Ctrl+D करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, स्लाइड खुद पूरी सिलेक्ट है तो डुप्लीकेट हो जाएगी। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डी किया ना, वैसे कंट्रोल डी किया तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो रहा, लेकिन इसके साथ शिफ्ट कर दिया तो सारी स्लाइड ही डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी किया तो फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर है, जो भी स्लाइड में आपने फॉर्मेटिंग की है, चाहे कोई बोल्ड किया है, कोई इटैलिक किया है, कुछ भी ऐड किया, वो फॉर्मेट सेम आपको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है तो फॉर्मेट, जैसे कंट्रोल सी करते तो डायरेक्टली कॉपी होता, फॉर्मेट कॉपी नहीं होता। कोई टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, सिलेक्ट करके आप कंट्रोल सी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन इसको बोल्ड भी आए कॉपी में, बोल्ड नीचे अंडरलाइन भी आए तो वो आप फॉर्मेट कॉपी करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में होगा। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट सी करते हो, फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी करते हो। अब यहां पर आपने Ctrl+M से न्यू स्लाइड ऐड की है,
F5 से स्लाइड शो शुरू कर सकते हो, पहली स्लाइड से। आगे सवाल भी आएगा, इसका सेम सवाल आएगा आगे, इसी एग्जाम में पूछा हुआ है। शिफ्ट प्लस F5 और F5 दोनों का वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। केवल F5 से आप पहली स्लाइड से शुरुआत करेंगे, बिगिनिंग से स्लाइड को शुरू करना तो F5 है। और करंट स्लाइड से आप बीच में चल रहे हो और करंट जहां पर आप देख रहे हो स्लाइड, वहां से कंटिन्यू स्लाइड को आगे बढ़ाना है। पोज कर रखा है आपने और कंटिन्यू आपको स्लाइड को शुरू करना है, तो शिफ्ट के साथ F5 करंट स्लाइड के केस में, और शुरुआत के लिए केवल F5 से आप स्लाइड शो करेंगे। स्लाइड शो को बंद करना है, एस्केप ESC करेंगे। प्रेजेंटेशन आपका जो कर रखा है पीपीटी में, उसको सेव करना है तो कंट्रोल S है। प्रेजेंटेशन आपको ओपन करना है, नया प्रेजेंटेशन कोई आपके सॉफ्टवेयर फाइल में सेव है, उनको ओपन करने के लिए आप ओपन के लिए कंट्रोल O करेंगे, और प्रेजेंटेशन प्रिंट के लिए कंट्रोल P है। नई प्रेजेंटेशन बनाना है कंट्रोल N में, ठीक है। तो ये ओपन तो ऑलरेडी कोई सेव कर रखी है आपने प्रेजेंटेशन, उस केस में नया प्रेजेंटेशन ही बनाना है तो कंट्रोल N करेंगे। प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए, स्लाइड शो बंद करने के लिए एस्केप किया। प्रेजेंटेशन खुद को बंद करना पूरे को, पीपीटी को, तो उस केस में कंट्रोल प्लस W से बंद कर सकते हो या फिर कंट्रोल प्लस F4 से कर सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट आपको टूल पता ही है। टेक्स्ट और कंटेंट एडिटिंग के शॉर्टकट क्या होते हैं, जैसे बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B करते हैं, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल I करते हैं, अंडरलाइन करना टेक्स्ट के नीचे कंट्रोल U करते हैं, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना कंट्रोल E करते हैं, टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन करना तो कंट्रोल L है, राइट में कंट्रोल R है, और बिल्कुल बीच में जस्टिफाई करना है, और अंडू के लिए कंट्रोल Z है। जो आपने काम किया है उसको वापस हटाना है, अंडू करेंगे कंट्रोल Z में, हटा दिया वापस लेके आना, कंट्रोल Y करके वापस ला सकते हो। और बाकी यहाँ पर ये व्यू और नेविगेशन के शॉर्टकट है। कंट्रोल F से आप फाइंड करेंगे, और रिप्लेस करना है, कोई सर्च करने के लिए कंट्रोल F है, उसको हटाना है जिसको आपने सर्च किया किसी भी इंडिविजुअल वर्ड को, उसको हटाना तो कंट्रोल H करेंगे। किसी स्लाइड पर जाने के लिए गो टू स्लाइड के लिए कंट्रोल G करेंगे। प्रेजेंटर व्यू में स्लाइड शो अल्ट के पास F5 है। कंट्रोल प्लस माउस की व्हील अप डाउन, माउस में जो व्हील अप डाउन करते हैं ना अपन, जो चक्कर रहता है उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप अप करेंगे तो जूम इन और डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अल्ट के साथ N से, ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट के साथ N से आप टैब खोल पाएंगे। इंसर्ट टैब का ऑप्शन होता है ना, जो आपके ऊपर टैब की बात हो रही है वो डायरेक्टली ओपन करनी तो अल्ट के साथ N टैब हो जाएगी। डिजाइन टैब के लिए आप जाइन यानी अल्ट के साथ G करेंगे, कंट्रोल नहीं है अल्ट है यहाँ पर। ट्रांजिशन टैब ओपन करनी तो अल्ट के साथ K करेंगे। एनिमेशन टैब अल्ट के साथ A करेंगे। स्लाइड शो टैब ओपन करनी तो अल्ट के साथ S है। रिव्यू टैब अल्ट के साथ R है। व्यू टैब अल्ट के साथ W है। टैब्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट है। हाइपरलिंक ऐड करना तो कंट्रोल के साथ K करेंगे हाइपरलिंक के लिए। कई ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना एक साथ, कंट्रोल के साथ G करेंगे आप। कंट्रोल शिफ्ट G करेंगे, ग्रुप को वापस अनग्रुप कर पाएंगे। कंट्रोल के साथ एरो कीज जो रहती है ना, एरो वाली कीज, ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव करने के लिए एरो कीज आप काम में ले सकते हो कंट्रोल के साथ, और ऑब्जेक्ट को सीधी लाइन में मूव करना है तो शिफ्ट के साथ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ये ग्रेटर देन है, टेक्स्ट साइज बढ़ाना है, और लेस देन है तो टेक्स्ट को छोटा करना है। तो टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट है दोनों, उसके साथ ग्रेटर देन और लेस देन आप काम में ले रहे हो। बाकी स्लाइड शो के बीच में आपका स्लाइड शो चल रही है तो आप N प्रेस कर देंगे ना, अगली स्लाइड पर चले जाएंगे। P प्रेस करेंगे तो पिछली प्रीवियस है, N नेक्स्ट है, P प्रीवियस है, ठीक है, पिछली स्लाइड में चले जाएंगे। N के स्थान पर राइट एरो में भी आप अगली स्लाइड में तुरंत जा सकते हो, और लेफ्ट एरो में भी आप पिछली स्लाइड में जा सकते हो। B से स्क्रीन को ब्लैक कर देंगे, W से स्क्रीन को व्हाइट हो जाएगी। B ब्लैक, W व्हाइट है। नंबर प्लस एंटर, सीधे किसी स्लाइड नंबर पर जाना, जैसे 10 नंबर पर जाना है तो आप 10 प्रेस करके एंटर करेंगे। कंट्रोल P स्लाइड शो के दौरान पेन एक्टिवेट कर देंगे आप। E से स्क्रीन से पेन को हटा सकते हो। A से एरो कर्सर वापस लाना, कंट्रोल A से सभी आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक ही सवाल में आपके कितने कुछ यहाँ पर पीपीटी से सवाल आ गए तो सारे आपके कवर हो जाएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। अगला सवाल जो पूछा गया है ना, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है या फिर ग्राफिक्स को आपको मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है ना। डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, वर्ड की बात हो रही है, MS वर्ड की बात कर लेते हैं। कोई भी पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो वहां पर फंक्शन कुंजी कौन सी काम में आएगी, F2 फंक्शन कुंजी काम में आएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे डॉक्यूमेंट में F2 कुंजी का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर देंगे, जो भी टेक्स्ट को आप पहले सिलेक्ट करेंगे, इसको मान लेते सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद F2 आप प्रेस करेंगे तो उसे एक नई जगह पर ले जाकर एंटर प्रेस करके मूव कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, F2 प्रेस की और आपने कर्सर को नई जगह पर लेकर जाए, एंटर प्रेस किया तो वहां पर वो चली जाएगी।
अब देखिए वर्ड में ये सभी फंक्शन की आपको पता F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज रहती है। इनके क्या कार्य है फंक्शन की के वो जान लेते हैं। पहली की F1 से हेल्प मेन्यू खोलेंगे आप सभी प्रोग्राम में कहीं पर भी हो, F1 से हेल्प मेन्यू खुलता है। F2 एक तो रीनेम कर, आप नाम चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल या ग्राफिक्स को रीनेम या मूव करना, वर्ड में टेक्स्ट मूव करने के लिए F2 काम में लेते हैं। वर्ड में F3 का क्या कार्य है, वर्ड में छोटे अक्षर को बड़े अक्षर में बदलना, चेंज केस करना है, ठीक है, छोटे अक्षर को बड़े अक्षर में बदलना। कहने का मतलब लोअर और अपर केस की बात हो रही, छोटे अक्षर लोअर केस, अपर केस जैसे बड़े अक्षर है ABCD और छोटे अक्षर है ABCD, तो इस प्रकार चेंज करने के लिए आप F3 काम में लेते हो। वर्ड में लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए, रिडू करने के लिए आपका लास्ट एक्शन रिपीट करना तो F4 करेंगे। वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस खोलना है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करना तो F5 से आप करते हो। वर्ड में F5 से फाइंड एंड रिप्लेस ओपन हो सकता है, ये वेरी यूजफुल है। F6 वर्ड में डॉक्यूमेंट के सेक्शंस के बीच नेविगेशन करना। डॉक्यूमेंट के अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि कोई टूल बार हो गया, ठीक है, रिबन है, डॉक्यूमेंट पेन है, स्टेटस बार है, वहां से आप स्विच कर पाएंगे F6 से, ठीक है। F7 वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, F7 से स्पेलिंग और ग्रामर चेक होती है। F8 से वर्ड में टेक्स्ट सिलेक्शन मोड चालू करना, सिलेक्शन एक्सपेंड करना, टेक्स्ट सिलेक्शन आपको सिलेक्ट करने वाला मोड ओपन करने के लिए F8 से आपका हो जाएगा सिलेक्शन एक्सपेंड करना, सिलेक्शन जो कर रखा उनको आगे बढ़ाना F8 से। F9 से वर्ड में फील्ड्स को अपडेट करना, F10 से मेन्यू बार को एक्टिवेट करना अल्ट की तरह। F11 से वर्ड या एक्सेल में फील्ड्स को इंसर्ट करना, ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में आना, ब्राउजर में F11 से आप फुल स्क्रीन में आ सकते हो। और F12 सेव एज, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, वर्ड का डॉक्यूमेंट हो गया, DOCX में हो गया, उस डॉक्यूमेंट को कहां पर सेव करना, किस नाम से सेव करना है, तो F12 है वो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ड में कुछ फंक्शन की के कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो वर्ड में टेक्स्ट का केस बदल जाएगा, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज केस, ये सारा हो सकता है। ऊपर आपने F3 से केस की बात की थी, अपर और लोअर केस में आप स्विच कर सकते हो, ये कार्य शिफ्ट के साथ भी होता है। अल्ट के साथ F4 करेंगे, कोई भी प्रोग्राम या विंडो आप क्लोज कर सकते हो, अल्ट F4 विंडो को क्लोज करना। कंट्रोल के साथ F4 केवल करंट विंडो को बंद करना, एक ही सॉफ्टवेयर में 3-4 विंडो ओपन है, कोई करंट विंडो उसको बंद करना, और पूरे सॉफ्टवेयर को ही, प्रोग्राम को ही बंद करना तो अल्ट के साथ F4 करंट विंडो को, प्रोग्राम बंद नहीं होता इसमें, तो कंट्रोल के साथ F4। कंट्रोल के साथ F6 एक ही प्रोग्राम में खुले अलग अलग डॉक्यूमेंट के बीच स्विच करना, एक ही प्रोग्राम में बहुत ज्यादा आपने वर्ड में डॉक्यूमेंट खोल दिए, उनके बीच में जाना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्यूमेंट में जाना है, तो कंट्रोल के साथ F6 से आप फिक्स कर पाएंगे वहां पर कहां जाना है। शिफ्ट के साथ F7 करेंगे, वर्ड में थिसोरस खोलना, थिसोरस का मतलब हो गया समानार्थी शब्द है, जो पर्याय कोश या फिर पर्याय शब्द कोश है उसको ओपन करना, उसके समानार्थी शब्द कौन से हैं, थिसोरस। कंट्रोल के साथ F2 वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू खोलना, कंट्रोल के साथ FU है, प्रिंट कैसा आएगा वर्ड में, ये शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F2। और कुछ आप देख सकते हो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट यूजेज है एक्सेल में, F2 से किसी सेल को आप एडिट कर पाएंगे, F4 से लास्ट कमांड रिपीट कर सकते हो, F7 से स्पेलिंग चेक होती है, F11 से सिलेक्टेड डाटा से चार्ट बनाना, ये एक्सेल में। अब अगला सवाल है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल टूल का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ये सवाल 3 बार आ गया 2 शिफ्ट में। फायरवॉल टूल का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ये दीवार है, आपके नेटवर्क की सुरक्षा कर रही है कंप्यूटर की, फायरवॉल है, दीवार है, ताकि कोई वायरस वगैरह न घुस जाए। तो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करना, नेटवर्क ट्रैफिक कैसा आ रहा है उसको कंट्रोल करती फायरवॉल टूल, तो यहां पर ये करेक्ट हो जाएगा। साथ साथ इंग्लिश में आप देख सकते हो, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है। तो फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है, जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आने और बाहर जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अनअधिकृत एक्सेस को रोकना, जो आपकी बिना परमिशन का अधिकृत है, नेटवर्क को सुरक्षित रखना, सेंधमारी होने से रोकना, ब्लॉक कर देना, जो विशेष नियम के आधार पर अलाउ या ब्लॉक करती है।
तो यहाँ पर कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात हो रही है तो उनसे संबंधित कुछ अन्य टूल्स भी अपन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे फायरवॉल आपको बता दिया, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना, जो इनकमिंग आ रहा है ट्रैफिक और जा रहा है उनको कंट्रोल करना फायरवॉल। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर से वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर आदि को डिटेक्ट करना और हटाना, एंटीवायरस। नेक्स्ट यहां पर आपके एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं, जो स्पाई की जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है और डाटा चोरी हो रहा है, कुछ आपका ऐसी निजी जानकारी है वहां पर सेंधमारी हो रही है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं। एनक्रिप्शन है, डाटा को कोड में बदलकर सुरक्षित करना ताकि अनअधिकृत व्यक्ति उसे न पढ़ सके। आपने इस प्रकार उसमें कोडिंग कर दी है, कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता चाहे डाटा उनके समक्ष हो, वही एनक्रिप्शन होता है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में आप देखते हो ना, मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी जो मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा ना, तो बीच में यहाँ पर कोई सेंधमारी नेटवर्क में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कोड में कर रखा पूरा डाटा और उस कोड को डिकोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए केवल जिसके पास मैसेज जा रहा, जो भेज रहा, वो ही उसको पढ़ पा रहा है। बैकअप सॉफ्टवेयर है, महत्वपूर्ण डाटा की कॉपी करना है। एक होता है दोस्तों ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर आप ऑथेंटिकेशन देखते हो, जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, सही यूजर को ही सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंचने देना। जो आप अपनी फिंगर्स लगा के अपना मोबाइल अनलॉक करते हो, वो भी एक ऑथेंटिकेट ही तो कर रहे हो आप। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस, नेटवर्क में संदिग्ध गतिविधि को डिटेक्ट करना, वो है आईडीएस है। एक आईपीएस भी होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, नेटवर्क में संदिग्ध गतिविधि को डिटेक्ट करते उसे रोकना। डिटेक्ट तो कर दिया आईडीएस ने, उसको रोकेगा कौन? आईपीएस रोकेगा। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट पर सुरक्षित और निजी कनेक्शन बनाना डेटा एनक्रिप्शन के साथ में। आपने वीपीएन कनेक्ट कर दिया, आपने काफी वीपीएन के नाम सुना होगा, तो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपका पता नहीं चलता है आईपी एड्रेस। कहने का मतलब ये आपका जो वास्तविक आईपी एड्रेस है ना, उसको तो छुपाकर एक नकली आईपी प्रदान करेगा ताकि आपकी ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक या मॉनिटर किया ना जा सके। आप कहां से देख रहे हो, आईपी एड्रेस में एड्रेस जाता है कि आप कहां पर हो, लेकिन वीपीएन उस एड्रेस को ही चेंज कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है। आपका नेटवर्क मान लेते हैं स्वीडन से कनेक्ट कर दिया, न्यूयॉर्क से कनेक्ट कर दिया, तो लगेगा कि आप वहां से ये सारा एक्सेस ले पा रहे हो। तो काफी बार होता है ना, कोई ऐप है, बैन है किसी देश में, तो वीपीएन कनेक्ट करके जो लोग रहते हैं ना, वो उस ऐप का एक्सेस ले पाते हैं। तो एक तरीके से उनका नेटवर्क आईपी एड्रेस ही चेंज हो जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। सिक्योरिटी पैचेज एंड अपडेट आप अपने मोबाइल में भी देखते हो, लगातार सिस्टम और सॉफ्टवेयर के कमजोर हिस्सों को ठीक करने का अपडेट आता है ताकि कोई वायरस वगैरह अटैक न हो जाए, तो सिक्योरिटी पैच और अपडेट आता है। डिजिटल सिग्नेचर, डाटा या डॉक्यूमेंट की प्रमाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ये ऑथेंटिकेट करना है, डिजिटल सिग्नेचर। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन करते समय एक से ज्यादा प्रमाण, जैसे पासवर्ड आपने लॉगिन किया, अब आपने ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन की, उसके बावजूद ओटीपी का और उपयोग हो रहा, तो एक से अधिक फैक्टर वहां पर काम में लिए जा रहे हैं। किसी ने पासवर्ड चुरा भी लिए ना, फिर भी ओटीपी उसके पास नहीं रहेगी। एक पासवर्ड मैनेजर रहता, मजबूत पासवर्ड जनरेट करना और सुरक्षित रूप से स्टोर करना। कंटेंट फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर, अवांछित वेबसाइट और कंटेंट को ब्लॉक करना। सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल, वेबसाइट पर डाटा को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए एनक्रिप्शन करना, ये HTTPS यानी सिक्योर कर देना, ठीक है, कोई सेंधमारी न कर पाए। अगला सवाल है, एक्सेल में सेल A2 और B2 के वैल्यू को गुणा करने के लिए सेल C2 में कौन सा फॉर्मूला दर्ज करना। तो सेल A2 में जो वैल्यू है और सेल B2 में जो वैल्यू है, उसको गुणा करने के लिए C2 में कौन सा फॉर्मूला आप दर्ज करेंगे। देखिए, जब आप एक्सेल खोलते हो ना, जो कॉलम होता है ना, कॉलम ये इस प्रकार ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ये आपकी रोज है, ठीक है, ये रोज है। तो कॉलम पे लिखा रहता है ABCDE और रोज में क्या रहता है 1 2 3 4। तो ये जो कोई सेल है, मान लेते हैं ये सेल, इस सेल की बात कर रहा हूं, इस सेल का नामकरण आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, ये कॉलम का नाम लिखेंगे, बी है तो बी, और फिर रो का B2, पहले कॉलम फिर रो आएगी आपकी। तो इधर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर A2 में जो वैल्यू है और B2 में जो वैल्यू है, मान लेते हैं B2 की वैल्यू ये है और A2 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, A का मतलब ये आपका कॉलम A है और 2 नंबर रो है, ये A2 है, और C2 यानी यहां पर आपको गुणा करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे, ये ऑप्शन है ABCD। पहले कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको एक्सेल में, तो ये बराबर का सिंबल लगाना पड़ेगा। बराबर के सिंबल लगाने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, तो गुणा में कोई विशेष ऐसा फॉर्मूला रहता नहीं है, प्रोडक्ट का रहता जरूर है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको 2 ही सेल का गुणा करना है, तो आप A2 और गुणा का निशान या स्टार का जो सिंबल लगाएंगे
और B2 कर देंगे। ये काम करेंगे ना, आपका गुणा हो जाएगा। मल्टीप्लाई का रहता ही नहीं, मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं है गुणा करने के लिए, प्रोडक्ट का जरूर है फॉर्मूला। आपको जोड़ना है तो आप सम करके ऐड कर सकते हो, दो चीजों के यहाँ पर वैल्यू को जोड़ना है, A2 और B2 को जोड़ना है ना, तो आप बराबर और फिर सम करेंगे और उसके बाद A2 कॉमा B2 कर सकते हो, यानी दोनों सेल ऐड हो जाएगी A2 और B2। इस टाइप से आप सम कर रख सकते हो। माइनस करने के लिए आप डायरेक्टली बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे, तो कौन सी सेल में से कौन सी माइनस करनी वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर आपको बता देता हूं एक्सेल में कैसे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो प्रत्येक एक्सेल सूत्र को बराबर सबसे पहले फॉर्मूला शुरू करें। भाई एक्सेल के किसी सेल में आप कुछ लिख रहे हो, एक्सेल को कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला लिख रहा है, ये सम आपने लिखा तो सम आएगा, ऐसा नहीं कि वहां पर जोड़ होगी, नहीं होगी। जब तक आप इक्वल करके सम लिखेंगे ना तभी जोड़ होगी, नहीं तो नहीं होगी जोड़। तो डायरेक्टली आपको कैसे पता चलेगा एक्सेल को कि ये फॉर्मूला इंसर्ट कर रहे हो, तो पहले बराबर है ना, ये इक्वल का सिंबल आप डालेंगे। जैसे ये इक्वल का सिंबल डाला, फिर आप यहां पर टेक्स्ट एंटर करेंगे, जो भी फॉर्मूले में टेक्स्ट रहता है, सम यानी ऐड करना है। किसको ऐड करना है? जो A1 की वैल्यू से लेकर, ये बीच में आ रहा है ना A1 से A5, तो कहां से कहां तक, तो बीच में आप कॉलन का सिंबल लगाएंगे। A1 से लेकर A5 तक की जितनी भी वैल्यू है उनको आपको ऐड करना है। जैसे यहां पर मान लेते हैं ये A वाली आपका 1 2, ये अलग अलग रोज है, A कॉलम है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। A1 में जो वैल्यू है उसके बाद A5 में वैल्यू, क्या सम का मतलब ये A1 और A5 ही ऐड होने वाला नहीं, केवल आपको A1 और A5 को ऐड करना था ना, तो A1 कॉमा आप A5 लगाते, ये कोष्टक में आगे आपका सम रहता और ये इक्वल का सिंबल रहता, तब ऐड होते। आपको A1 से लेकर A5 तक, यानी यहां पर जो A2 की वैल्यू आएगी, A3 की आएगी, A4 की आएगी, इन सभी को एक साथ ऐड करना है, तब आप ये कॉलन का सिंबल लगाते हो। क्या लगाते हो? कॉलन का बीच में सिंबल लगेगा। केवल दो ही वैल्यू ऐड करनी तो आप कॉमा लगाते हो, और शुरुआत में आपने इक्वल का सिंबल लगाया, ये चीज है। और सूत्र में ऑपरेटर का उपयोग है, जोड़ के लिए आप प्लस उपयोग कर सकते हो, माइनस आपको करना तो ये घटाव का सिंबल है, गुणे के लिए आप स्टार कर सकते हो, भाग में ये सिंबल काम में लेंगे, और घात लगानी है तो ये वाला पावर का। तुलनात्मक ऑपरेटर हैं, आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे सिंबल भी उपयोग कर सकते हो। देखिए एक्सेल फॉर्मूले में एक सेल रेफरेंस का भी उपयोग किया जाता है, कैसे मैं बताता हूं। सेल रेफरेंस में आप कोई भी फॉर्मूला एंटर कर रहे हो, यहां पर एक डॉलर का सिंबल रहता है, वो तो बताता है निरपेक्ष रेफरेंस को, और सापेक्ष रेफरेंस में डायरेक्टली आप लिखेंगे सेल को, किसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है। इसके बीच में यदि आपने कॉमा यूज किया है तो केवल इंडिविजुअली ये और यही आपस में जुड़ेंगे, जो भी आप कर रहे हो वहां पर फंक्शन लगा रहे हो। और बीच में आपने कॉलन किया है इंसर्ट, यहां से लेकर यहां तक, C10 से लेकर C20 तक की सेल्स कवर हो जाएगी। अब जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर सापेक्ष और निरपेक्ष रेफरेंस, इनका आगे सवाल भी आएगा, ध्यान देना, इसी से एक आगे सवाल बना हुआ है। तो ये कैसे काम होता है, ये आपके समक्ष एक्सेल ओपन है, इस प्रकार की सीट रहती है, इसमें ये सभी आप देख पा रहे हो, ये है कॉलम ABCDE और ये है आपकी रो। मान लेते हैं, 1 सेकेंड, मान लेते हैं इसे आप क्या कहेंगे, ये है आपका B1, ये B2 B3 ये है, और C1 C2 C3 ये। यहां पर कोई आपको D वाले कॉलम में कोई ऑपरेशन से अप्लाई करना है। जैसे यहां पर कोई वैल्यू थी 1 2 3 4 कुछ भी थी, B1 में वैल्यू थी आपके 4 5 7, इधर वैल्यू थी 3 2 1। आपको इधर एक संक्रिया लगानी है जोड़ करने की, तो आप बराबर लिखेंगे, उसके बाद सम लगाएंगे और यहां पर इनको आपस में जोड़ करना है। जो वैल्यू है ना B1 की और C1 की वैल्यू है, तो कोष्टक लगाएंगे, सम के बाद कोष्टक लगाएंगे और B1 C1 आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का ऐड हो जाएगी, जोड़ हो जाएगी, और यही फॉर्मूला आप कॉपी करना चाहते हो और यहां पर पेस्ट करना चाहते हो या फिर यहां पर पेस्ट करना चाहते हो, उस केस में जोड़ कहां पर होगी। जैसे यहां आपने पेस्ट कर दिया, केवल यही फॉर्मूला, ये बात कर रहा हूं मैं सापेक्ष रेफरेंस की बात कर रहा हूं। तो सम आपने केवल B1 और C1 का किया है, सम आपने क्या किया है B1 C1 किया है, तो ये सापेक्ष रेफरेंस है। यहां पर फॉर्मूला आपने पेस्ट किया ना, तो इनकी आपस में B2 की और C2 की जोड़ होगी इस वाले सेल में, B3 की और C3 की होगी इस वाले सेल में। फॉर्मूला वही आपने अप्लाई किया है, ये सापेक्ष होता है, जो यहाँ की वैल्यू है वो ऐड होगी। यदि आप चाहते हो कि जो वैल्यू यहां से जो फॉर्मूला मैं कॉपी करूं ना, कहीं पर भी इसको पेस्ट करूं, ऐड हमेशा इन्हीं की, जोड़ हमेशा इनकी हो। जैसे आपने यहां पर पेस्ट किया, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये जोड़ रहा है B8 और C8 जोड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को तो चाहिए B1 और C1 की वैल्यू ही यहां पर पेस्ट करना है। तो उस केस में आप निरपेक्ष रेफरेंस काम में लेंगे और निरपेक्ष रेफरेंस में आप डॉलर का सिंबल काम में लेंगे। आप यहां पर अप्लाई करेंगे ना, तो सम आप क्या करेंगे, सम लगाएंगे और फिर यहां पर डॉलर का सिंबल करेंगे
और आपको जो भी जोड़ना बी वन जोड़ना तो बी के आगे डॉलर और वन के आगे भी डॉलर लिखेंगे, और उसको किसके साथ जोड़ना, बी टू के साथ जोड़ना है, तो डॉलर बी, डॉलर आगे है बी टू, और फिर बी के आगे डॉलर और टू के आगे भी आपको डॉलर अप्लाई करना। इस टाइप से डॉलर का सिंबल रहेगा। डॉलर यहां पर आप बी और डॉलर यहां पर वन के आगे, डॉलर आपके बी और डॉलर आगे टू के आगे भी। तो ये इंडिविजुअल जिसको भी आपको ऐड करना है, B1 C1 ऐड करना है तो B1 और फिर आप कॉमा लगाएंगे, डॉलर सी डॉलर वन। ये होता है निरपेक्ष रेफरेंस है, जिसमें जिस भी सेल को आपको कहीं पर भी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना वो ही सेल ऐड हो, उस केस में निरपेक्ष रेफरेंस में डॉलर का सिंबल काम में लेते हैं। जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला सिंबल है। इसमें एक मिश्रित रेफरेंस भी होता है। इसमें क्या होता है, मिश्रित रेफरेंस में आप ए के आगे तो डॉलर लगा रहे हो, एक के आगे नहीं लगा रहे हो, आप एक के आगे लगा रहे हो, एक के आगे नहीं लगा रहे हो। जब सूत्र को कॉपी किया जाता है तो पंक्ति या कॉलम एक स्थिर रखते हो, या तो पंक्ति आप स्थिर रखते हो या कॉलम स्थिर रखते हो। जिसको भी स्थिर रखना है उसके आगे आप डॉलर का सिंबल लगाएंगे। दोनों को स्थिर रखना है पंक्ति और कॉलम को, तो दोनों के आगे डॉलर आप लगाएंगे। कोष्टक का यूज आप करते हो, बराबर के बाद कोष्टक का यूज करके आप काफी गणितीय जो क्रियाएं रहती हैं, संक्रियाएं रहती हैं ऑपरेशंस में, आप जैसे प्लस और गुणा है, यदि आप बिना कोष्टक लगाए करेंगे तो पहले इनके बीच में गुणा करेगा, आपको करना पहले इनके बीच में जोड़ फिर गुणा कराना है तो आप कोष्टक का यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी मैथ है ये। और अलग अलग फंक्शंस रहते हैं, जो फॉर्मूले रहते हैं, सम का ये फॉर्मूला है, एवरेज का है, एफ का है, तो ये सभी अलग अलग फॉर्मूले नीचे अपन बात करने वाले हैं। और इफ का फॉर्मूला, यदि आप सूत्र में सीधे टेक्स्ट का उपयोग कर रहे हैं तो इसे दोहरे उद्धरण के भीतर रखना चाहिए। टेक्स्ट है ना, जैसे यस का उपयोग कर रहे हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह है ना, तो इसके बीच में ये यस आप रखेंगे। और एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं, जैसे बुनियादी गणितीय सूत्र, सम का जोड़ करने का ये सूत्र है। किन को आपस में जोड़ना है, A1 से लेकर A5 तक आपको ऐड करनी है ना, तो पहले इक्वल करेंगे, फिर सम का सिंबल आएगा, कोष्टक आएगा, A1 कॉलन आपका A5 है, A1 से लेकर A5 तक की जोड़ हो जाएगी। एवरेज करना, संख्याओं का औसत निकालना, बराबर का सिंबल, और एवरेज में से EVG ये फॉर्मूला नहीं होता, पूरा एवरेज रहता है, AVERAGE। B1 से B10 तक को जो एवरेज निकालना है तो यहां पर ये फॉर्मूला काम आएगा। आपको संख्याओं में सबसे छोटी वैल्यू निकालनी, तो बराबर में MIN का फॉर्मूला आप लिखेंगे। C1 से लेकर C8 तक की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी, निकाल देगा। तो सबसे छोटी संख्या के लिए मिनिमम जो MIN लिखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या के लिए मैक्सिमम MAX लिखेंगे। काउंट करना है जितने भी आपने सेल को सिलेक्ट किया है वो टोटल कितनी सेल्स है। जैसे E1 से लेकर E5 तक आप काउंट करना है तो काउंट और E1 to E5 आप करेंगे, इक्वल का निशान पहले रहेगा ही रहेगा। ये तो जोड़ का था, एवरेज का था, जोड़ का था, लेकिन क्या गुणा का, भाग का भी कुछ फॉर्मूला रहता है स्पेशली। तो गुणा के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल सिंबल, किन को गुणा करना, कौन सी सेल को गुणा करना, तो A1 सेल की जो वैल्यू है उसको गुणा करना है B1 सेल की वैल्यू से, बीच में आप करेंगे स्टार मार्क से, तो दोनों सेल्स की वैल्यू गुणा हो जाएगी। कई सेल्स को गुणा करना, आपको A1 से लेकर A5 तक की जो भी वैल्यू है, A1 से लेकर A5 तक की जितनी भी वैल्यू, उनको डायरेक्टली सभी को गुणा करना है। ऐसे इंडिविजुअली नहीं करना कि इसको और इसको गुणा कर दो, तब तो आप यहां पर जिनको इंडिविजुअली गुणा करना है, दो चीजों को गुणा करना है तो बीच में क्रॉस लगा देंगे। लेकिन आपको गुणा करना है एक साथ तो आप प्रोडक्ट फॉर्मूला काम में ले सकते हो, बराबर प्रोडक्ट PRODUCT और A1 to A5 हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी टाइप से आपको क्या करना है, भाग देना होता तो भी आप कर सकते हो, भाग के लिए ये सिंबल आप काम में लेते हो। और गुणा और भाग दोनों एक साथ करना है तो यहां पर इन दोनों का गुणा करना है, और प्रोडक्ट जो इनका B1 से B5 का गुणा, A1 से A5 के गुणा के बीच में ये सिंबल लगाएंगे आप, तो आपका हो जाएगा भाग। इस प्रकार आप ऑब्लिक लगाकर भाग कर सकते हो। चयनित सेल का गुणा करना है, A1 B1 C1 की इन तीनों को गुणा करना है तो बराबर लगाएंगे, प्रोडक्ट करेंगे, A1 B1 C1 करेंगे तो इन तीनों का गुणा हो जाएगा। और फिर यहां पर चाइनीज सेल्स को एक निश्चित संख्या से गुणा करना है, एक फिक्स वैल्यू से गुणा करना है। जैसे यहां पर आप फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, जो A1 के पास वैल्यू है ना उसको गुणा करना है एक फिक्स संख्या से, हमेशा एक ही संख्या से गुणा करना है। चाहे आप A2 से, सॉरी हाँ, A2 में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे एक फिक्स नंबर से, जैसे आपको A2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां समझिएगा जैसे एक वैल्यू यहां पर है आपका 5 3 2 1 है। अब इधर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का रिजल्ट यहां पर है, जैसे यहां आप क्या करेंगे,
इसमें एक संख्या आपने लिख दी 25 से। आपको हमेशा इस सेल में जो वैल्यू है ना, A3 वाली सेल है, इसकी वैल्यू को गुणा करना है, एक बार B3 से, एक बार B4 से, B5 से, B6 से करनी है और उसका रिजल्ट यहां पर आपको प्रेजेंट करना है। तो आप यदि यहां पर डायरेक्टली इक्वल का सिंबल लगाएंगे और फिर गुणा किसको करना है, यहां ये जो फिक्स कर रखा है या फिर इसमें चेंज हो रहा है आपका B5 आपने कर दिया, एक बराबर B5 और क्रॉस लगाया। B5 नहीं, B3 की वैल्यू है, एक्चुअली यहाँ पर वैल्यू 5 है। B3 का गुणा आपको हमेशा इसके साथ में करना है। तो अब आप डॉलर का काम में लेंगे, ये कौन सा, $A, उसके बाद $3। तो ये फिक्स गुणा यही होगा, चाहे आप ये फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो यहां पर जो मल्टीप्लाई होगा इस 3 का इसके साथ हो जाएगा, यहां पर ये फॉर्मूला आपका पेस्ट करेंगे इस 2 का यहां पर हो जाएगा। इसकी कंडीशन क्या है, आप यहां पर डॉलर का यूज करेंगे, ये वाला एक फिक्स रहेगा और इसमें डॉलर का उपयोग करेंगे आप। आगे सवाल आपका आएगा डॉलर का, देखना। और भाग के लिए आप ये कमांड सीधा ही यूज कर सकते हो, ऑब्लिक वाला। A1 में B1 का भाग देना है, A1 को B1 से भाग देना है, इस सिंबल को आप यूज कर सकते हो। शेष पर निकालना है, यानी A1 को जब B1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, उस हेतु ये वाला आपका कमांड रहता है, इक्वल का सिंबल और उसके बाद मोड। और A1 जिसमें भाग दे रहे हो, किसका दे रहे हो, B1 का देख रहे हो, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा MOD से। ठीक है, ध्यान देना, MOD से आपका रिमाइंडर आ जाएगा। प्रोडक्ट से गुणा होता है, आप गुणा करके किसी में भाग दे रहे हो तब भी ये कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर कुछ सांख्यिकीय सूत्र रहते हैं एक्सेल के, जैसे मीडियन का है, माध्य का आपको निकालनी है तो बराबर मीडियन कब रहेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो STDEV ये .S, ये फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए। और उसके बाद यहां पर पूरी जनसंख्या के आधार पर मानक विचलन की गणना करने के लिए S के स्थान पर आप P को यूज ले सकते हो। लॉजिकल फॉर्मूले की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 लॉजिकल फॉर्मूले रहते हैं, इफ का, एंड का, और का रहता है। तो ये सशर्त कंडीशन है। इफ का मतलब विशिष्ट शर्त के सही या गलत होने के आधार पर कोई एक कंडीशन है। किसी कैंडिडेट का मार्क्स आपको क्या करना है, एक्सेल में रिजल्ट बनाना है, आपके समक्ष मार्क्स है, कैंडिडेट के मार्क्स है, आपको देखना ये पास है या फेल है। आपने कंडीशन रखी, जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स 50 से अधिक है या 50 के इक्वल है वो कैंडिडेट आपका पास है। यदि वैल्यू 50 से अधिक या इक्वल है तो पास है। तो आप इस कंडीशन के लिए यहां पर एक अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। मान लेते हैं ये आपका ए है, 1 2 3, यहां पर किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स मान लेते हैं 50 है, किसी के 40 है, किसी के 30 है। तो इसमें आप एक फॉर्मूला एंटर करेंगे, बराबर करेंगे। पहले फॉर्मूला एंटर कैसे करते हैं, बराबर करता है, ये बराबर का सिंबल रहेगा, इक्वल का सिंबल। उसके बाद आप इफ लगाएंगे। केवल एक कंडीशन चेक करनी है, जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स 50 से अधिक या इक्वल है वो पास है, आपको पास मिले वहां पर। तो इक्वल लगाया आपने इफ लगाया, आपने यहां पर कोष्टक में फॉर्मूला लगाया कि A1 की वैल्यू यदि 50 के इक्वल है या फिर ज्यादा है तो उस केस में कैंडिडेट को वहां पर पास मिलना चाहिए। तो इसमें एक कॉमा लगाएंगे, क्या मिले आपको, ये लगाएंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे। अपन कोटेशन में लिखेंगे पास और ये कंप्लीट है। उसके बाद एक और कॉमा लगाएंगे, कोटेशन में लिखेंगे फेल, पास हुआ या फिर फेल हुआ है। यदि A1 उस कैंडिडेट के मार्क्स 50 से अधिक आ गए तो आपको उस सेल में दिखेगा पास लिखा हुआ दिखेगा, यदि कम आ गए तो फेल लिखेगा। तो कंडीशन यही है, ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, इस टाइप से रहेगा। जैसे किसी की 10 से ज्यादा है तो पास, यहां पर आप चेंज कर सकते हो, क्या दिखाना आपको, पास फेल दिखाना है, सक्सेस फेलियर दिखाना है, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। कंडीशन है कोटेशन के बीच में ये होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आपका यदि मार्क्स 10 से अधिक है तो वहां पर पास लिखा मिलेगा और नहीं तो फेल है। एक कंडीशन आपने लगाई, केवल एक कंडीशन। यदि आपकी कंडीशन 1 से ज्यादा है उस केस में आप एंड काम में लेंगे। यानी आपको देखना है एक से ज्यादा कंडीशन है और सभी कंडीशंस सही है, जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सही है या फिर गलत है, ये जांचना कि सभी तर्क सही है अथवा गलत है। जैसे 5 स्टेटमेंट, आपको ये देखना 5 के 5 यदि सही हुए ना तभी मेरा काम बनेगा। तो उस केस में आप लेंगे ये एंड वाला। केवल एक कंडीशन आप देख रहे थे इफ में, आपको देखनी बहुत ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको वो भी सही देखने, ऐसा नहीं केवल एक स्टेटमेंट सही हुआ तब भी चलेगा। 5 के 5 जैसे देखते हैं ना काफी सब्जेक्ट में, 5 के 5 सब्जेक्ट में पास हो रहा कि नहीं हो रहा, तो सभी में कंडीशन से अप्लाई के लिए आप एंड को काम में लेंगे। इक्वल का सिंबल, एंड यहां पर इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले आपका ब्रैकेट आ जाएगा। अब एक से अधिक कंडीशन है, मान लेते हैं शर्त फर्स्ट, शर्त 1, शर्त सेकेंड, जितने भी कंडीशन है इस टाइप से आप कोष्टक बंद कर देंगे। तो यहां पर यदि जितने भी कंडीशन सेटिस्फाई आ गई तो आपका यस ट्रू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन सभी, एक भी कंडीशन फेल हो गई आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, जैसे शर्त फर्स्ट थी आपकी कि A1 की वैल्यू 10 से अधिक हो
और सेकंड शर्त आपके कॉमा लगाएंगे, B1 की वैल्यू 30 से अधिक हो और कोई भी कंडीशन फेल हो गई उस केस में वो फॉल्स आ जाएगा। इनमें से सारी कंडीशंस यदि पास हुई तब आएगा आपका ट्रू। सारी कंडीशंस अप्लाई हुई, जितने भी तरंग सही हुए तब वो ट्रू आएगा। तो एक से ज्यादा कंडीशंस है तो एंड है, और में बहुत ज्यादा कंडीशंस है, जैसे 5-6 आपके पास में कंडीशंस है, स्टेटमेंट है, उन 5-6 स्टेटमेंट में से आपका एक भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए ना तब भी काम बन जाए। आप देखते हो काफी योग्यता रहती है कि एक योग्यता इनमें से हो जाए तब भी काम बन जाए। तो आप यहां पर लिखेंगे, ये जांचता है कि कम से कम एक तर्क सही हो तो वो और काम मिलेंगे। यहां पर अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग तर्क है, एक भी सही हो गया ना तब आपका यस आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नॉट अपने तर्क के मान को उल्ट देता है। नॉट F1 बराबर 100 है, अगर F1 का मान 100 नहीं है तो वो ट्रू लौटाएगा। तो F1 बराबर 100 है, इसका मतलब 100 नहीं हुआ तो ट्रू लौटाएगा, 100 वाला नहीं होना चाहिए। तो ये उल्टा करता है, नॉट अपना स्टेटमेंट उल्टता है। F1 बराबर आपने 100 है, इसका मतलब नहीं जहां पर 100 होगा वो ट्रू नहीं करेगा, जहां पर 100 नहीं है ना वहां पर वो ट्रू करेगा। इस टाइप आप यहां पर और भी फॉर्मूले देख सकते हो एक्सेल में। डेट और टाइम को इंसर्ट करने के, आज की वर्तमान तिथि डालनी है तो इक्वल में टुडे ब्रैकेट डाल देंगे। वर्तमान तिथि और समय को भी देखना है तो इक्वल में नाउ और ब्रैकेट डालेंगे। एक विशिष्ट तिथि आपको डालनी है तो इक्वल में डेट, कौन सी तिथि डालनी है वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। विशिष्ट टाइम आप इंसर्ट कर सकते हो, कौन सा ईयर मंथ, सारा कुछ इस टाइप से आप इंसर्ट कर सकते हो। खैर अगला सवाल देखते हैं। किस प्रकार की रैम अधिक तेज होती है तथा उसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो रैम जो सबसे इन विकल्प में से तेज होती है ना वो है एस रैम। कौन सी है? एस रैम। एस यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एस रैम तेज होती है और इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये डेटा को स्थिर रूप से स्टोर करता है। डी यानी डायनेमिक है, एस यानी स्टैटिक है। स्टैटिक जो चीज है उनको रिफ्रेश करने की कहां आवश्यकता है? डायनेमिक है तो बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। गतिशील है, वैल्यू चेंज हो रही तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा उस रैम को, क्योंकि इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता है। डी रैम में डाटा बनाए रखना है तो पावर को आवश्यकता है, एस रैम में नहीं है। एस रैम का उपयोग अधिकतर केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर और भी मेमोरी अपन बात करते हैं, कौन सी मेमोरी तेज होती है, कौन सी स्लो होती है। एक मेमोरी होती है दोस्तों रजिस्टर, जो सीपीयू में आपको देखने को मिलती है। सीपीयू का ही पार्ट है रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर्स में सीपीयू के अंदर स्थित होती है और सबसे ज्यादा स्पीड की मेमोरी एग्जाम में पूछ लेना, आप टिक करेंगे रजिस्टर को उच्च स्पीड की, सबसे अधिक स्पीड की, और इनकी कैपेसिटी, जितनी ज्यादा मेमोरी की स्पीड है ना उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम है। कैपेसिटी यानी उसमें स्टोर, डाटा स्टोर, जैसे कि उनके केबी में डाटा स्टोर होंगे, इतनी कम कैपेसिटी रहेगी। जितनी ज्यादा कैपेसिटी है, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, उनकी कैपेसिटी काफी टीबी में होती है, तो कैपेसिटी ज्यादा है तो उनकी स्पीड कम होगी, डाटा ट्रांसफर की स्पीड कम होगी। तो ये हमेशा रहता है। तो सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू में आपको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए तो रजिस्टर रहेगी, उच्च स्पीड की मेमोरी रहेगी। रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित छोटे और तेज स्टोरेज होते हैं। इनका काम होता है डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, ताकि सीपीयू को तेजी से वो डाटा मिल सके। तो अस्थायी रूप से डाटा स्टोर होगा तो सीपीयू को मिल जाएगा, तेजी से वो प्रोसेस करेगा और स्टोर करेगा डाटा को। तो रजिस्टर कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी है। जब सीपीयू को किसी डाटा की आवश्यकता है तो सबसे पहले रजिस्टर में वो देखता है कि वहां पर नहीं है डाटा, तुरंत मिल जाए उनको। एक दोस्तों यहाँ पर सेकंड सबसे तेज, रजिस्टर सबसे अधिक तेज है। उसके बाद केस मेमोरी है ना, ये भी फर्स्ट मेमोरी है। केस मेमोरी एक छोटी तेज प्रकार की रैम है जो सीपीयू के पास स्थित होती है। वो सीपीयू के अंदर थी, रजिस्टर का है, सीपीयू के अंदर स्थित थी और ये सीपीयू के पास है केस मेमोरी। इसका मुख्य कार्य सीपीयू को जल्दी से डाटा उपलब्ध कराना ताकि प्रोसेसिंग तेजी से हो सके। और ये थोड़ी स्पीड देखिए, रजिस्टर की स्पीड सबसे अधिक है, केस की थोड़ी कम है। एक एस रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये डाटा को स्थिर बनाए रखती है, रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी स्पीड तेज होती है। डी रैम में एस रैम से स्पीड धीमी होती है, रिफ्रेश की आवश्यकता रहती है। डायनेमिक है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? जो आपकी पेन ड्राइव है वो क्या है? फ्लैश मेमोरी है। आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है, एसडी कार्ड आपका है, एसएसडी है, यूएसबी ड्राइव है आपका, पेन ड्राइव वगैरह, ये सभी फ्लैश मेमोरी है। यानी पावर कटने पर भी डाटा बना रहता है, खत्म नहीं होता है। और इसकी स्पीड डी रैम से भी धीमी होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे डी रैम, एस रैम की स्पीड तेज होती है, धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है। एसएसडी की बात करें, सॉलिड स्टेट ड्राइव, विशेषता क्या है? फ्लैश मेमोरी आधारित है, तेज और स्थिर होती है। ज्यादातर कंप्यूटर में 1 टीबी की एसएसडी आप देखते हो। स्पीड एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज होती है, लेकिन रैम से धीमा होता है इसकी स्पीड। तो विशेषता है
हार्ड डिस्क ड्राइव की मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा स्टोर करता है। सबसे ज्यादा डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, स्थायी डाटा संग्रहण होता है, लेकिन स्पीड बहुत धीमी है। तो स्पीड का क्रम आप देख सकते हो, सबसे अधिक स्पीड है रजिस्टर की, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर एस रैम, डी रैम, फ्लैश मेमोरी, एसएसडी और एचडीडी सबसे धीमी मेमोरी है। अब इसका उल्टा है कैपेसिटी, यानी उसमें डाटा कितना स्टोर होगा, तो सबसे कम डाटा स्टोर होगा रजिस्टर में और सबसे अधिक डाटा स्टोर होगा यहाँ पर एचडीडी में। तो डाटा बिल्कुल उल्टा है इसमें। फ्लैश मेमोरी आपको बता दिया नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और खत्म नहीं होता, पावर करने के बाद भी डाटा यहाँ पर स्टोर रखती है। इसमें यूएसबी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव वगैरह आ जाती है। स्टोरेज की कैपेसिटी कम से अधिक के क्रम में इस प्रकार है, जैसे कि सबसे कम कैपेसिटी है रजिस्टर की, उसके बाद कैश मेमोरी, एस रैम, उसके बाद एस रैम के बाद रोम आती ईपी रोम। ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। उसके बाद ईईपीआरओएम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अब देखिए ईईपीआरओएम की थोड़ी ज्यादा होती कैपेसिटी ईपीआरओएम से। डबल ईपीआरओएम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उससे ज्यादा स्पीड आपके डाटा स्टोर रखती है डी रैम, डी रैम से ज्यादा लगती है फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोर, फ्लैश से ज्यादा रखती है आपका सीडी या डीवीडी रखती है। सीडी आमतौर पर 700 MB का, डीवीडी आमतौर पर 4.7 GB का, ब्लू-रे आमतौर पर 25 GB का डाटा, 25 से 50 GB तक का डाटा रखती है ये सीडी डीवीडी। एचडीडी उससे भी ज्यादा रखती है, 120 GB से लेकर कई टीबी तक होती है और हार्ड डिस्क है सबसे अधिक डाटा स्टोर रखती है। हाँ, हार्ड डिस्क के भी ज्यादा डाटा रखती है, मैग्नेटिक टैप के पास डाटा सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एमएस एक्सेल फंक्शन का उपयोग संख्यात्मक मान को एक विशिष्ट फॉर्मेट वाले टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। आपके पास संख्यात्मक मान है, जैसे कोई संख्या है 3 4 2 कोई संख्या हो गई, इसको एक विशिष्ट फॉर्मेट के टेक्स्ट में बदलना है। ये संख्या को आपको ऐसे मुद्रा में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको मुद्रा का सिंबल 342 करना है, तो इस टाइप का पहले तो संख्या थी, आपने इसको टेक्स्ट में बदल दिया। संख्या के साथ तो अपन संक्रिया कर सकते हैं, संख्या के साथ तो आप जोड़ बाकी कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ आप कैसे करेंगे? जैसे मेरे को फंक्शन के साथ 2 ऐड करना है, तो कोई जोड़ यहाँ पर लॉजिक बैठ रहा नहीं है। तो आपने सबसे पहले उसको टेक्स्ट में बदला है और वो भी एक विशेष फॉर्मेट है। जैसे आपको परसेंटेज निकालना है, 342 परसेंटेज आए, पीछे ये सिंबल आए, तो इस टाइप का एक विशिष्ट फॉर्मेट के टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा यहाँ पर फंक्शन काम में लिया जाएगा? तो फंक्शन यहाँ पर काम में लेंगे अपन टेक्स्ट का, TEXT, और यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं। तो टेक्स्ट फंक्शंस को काम में लिया जाता है जब एक संख्या है, नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट, वो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। वैल्यू इसका उल्टा करता है, वैल्यू टेक्स्ट को संख्या में बदलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो विशिष्ट फॉर्मेट है, डेट का हो सकता है, मुद्रा का हो सकता है, परसेंटेज का हो सकता है। कोई टेक्स्ट था आपके 1 2 3 4 पॉइंट 5 6, इसको आपको इस करेंसी में कन्वर्ट करना, तो ये पूरा आपको इस टाइप से कमांड देना पड़ेगा और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके आगे करेंसी लग जाएगी, रुपए आ जाएगा आगे, फिर 1 2 3 4 पॉइंट 5 6 आ गया और जैसे ही रुपए आया तो यहाँ पर ये चीजें वैल्यू भी ऐड हो रही है। ये हैज वगैरह का क्या कर रहे हैं, हैज के बाद तो ये 1000 का काम कर रहा है, जहां पर ये कॉमा आएगा, जैसे आप देखते हो ना, संख्या पद्धति में चेंज करना, कोई भी संख्या लिख रखी है 3 2 1 0 2, अब सबसे पहले 3 अंक छोड़कर आप लगाते हो कॉमा, तो ये आपका 32,102 हो गया। तो इस हेतु ये हैज वगैरह के आगे कॉमा का यूज किया गया है और जो इकाई दहाई सैकड़ा के बाद आ रहा है, तो इस टाइप से यहाँ पर कॉमा भी यूज हो रहा है। तो ये विशिष्ट फॉर्मेट में चेंज हो रही है। तो आप देख पा रहे हो इधर कि टेक्स्ट फंक्शंस के फॉर्मेटिंग में भी अलग अलग पैटर्न है। 0 ये दर्शाता है कि यहाँ तक अंक अगर वो 0 है तो वो 0 रहेगा। हैशटैग अंक को दिखाता है, लेकिन अगर कोई अंक न हो तो कुछ नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर हजारों का सेपरेटर है, दशमलव पॉइंट है, इन सभी के लिए अलग फॉर्मेट रहता है। अब देखिए एक्सेल में आप टेक्स्ट को काम में ले रहे हो तो किस में कन्वर्ट करने के लिए ले रहे हो? जैसे 0.56 को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो 0 और परसेंटेज लगाएंगे तो 56% आ जाएगा। तो ये अलग अलग इनके भी फॉर्मेट रहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपन एक्सेल की फॉर्मेट देखते हैं, जैसे वैल्यू का फॉर्मेट, वैल्यू का जस्ट उल्टा करता है। कोई टेक्स्ट में वैल्यू दे रखी है, उसको आपको संख्या में कन्वर्ट करना है। ये टेक्स्ट में है, इसको संख्या में बदलना है, तो आप वैल्यू कमांड काम में लेंगे। टेक्स्ट का आपने देख ही लिया है। एक लेन करके भी कमांड रहता है, टेक्स्ट की लंबाई है, कुल अक्षरों की संख्या प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे इक्वल टू लेन करके कोई टेक्स्ट आपने ले लिया कोष्टक में, तो इस टेक्स्ट में कितने डिजिट, कितने अक्षर, लेटर कितने, तो आप कहेंगे 5 लेटर है, तो आपका यहाँ पर उस सेल में क्या शो होगा, सीधा ही 5 शो होगा जैसे आप फॉर्मूला एंटर करेंगे। इसमें एक लेफ्ट का भी रहता है फंक्शन। लेफ्ट में जैसे कोई आपका वर्ड है, एक्सेल करके लिखा हुआ वर्ड है, आपने कहा कि इस एक्सेल का पहले लेफ्ट वाला लगाया फॉर्मूला
कॉमा करके 2 कर दिया, यानी परिणाम में ये x रिटर्न करेगा। लेफ्ट साइड से 2 लेटर देना है तो ये EX ले लेगा। इसी टाइप से राइट करेंगे और राइट साइड से आपका 3 लेटर लेना है तो ये इस एक्सेल में 3 लेना है ना, राइट है तो 3 लेना, CEL ले लेगा। मिड में लेना है तो बीच वाले, यहाँ पर निश्चित अक्षर, बीच वाले कितने अक्षर लेने हैं, 2 3 कितने लेने हैं, यानी जो 2 से शुरू हो और 3 पर दिखाई दे। तो 2 से शुरू होने वाला मिड में 2 से शुरू हो और शुरू होकर 3 अक्षर दिखाते हैं, 2 से शुरू हो रहा हो और 3 अक्षर दिखाते हो तो यहाँ पर ये 1 और 2 इससे शुरू हो रहा है और 3 अक्षर XCE आप ले लेंगे। इसमें एक दोस्तों फंक्शन रहता है ये कॉनकैट, पहले ये काम में लेता था, अभी ये कॉनकैट। तो 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हेलो भी है, वर्ल्ड भी है, इन दोनों को ऐड करना है तो हेलो वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा जब आप ये फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। और इसमें आप ट्रिम कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ गया हो बीच में, कोई एक्स्ट्रा गैप आ गया हो, स्पेस आ गया तो ट्रिम करके आप इस स्पेस को भी हटा सकते हो। टेक्स्ट को अपर केस करने के लिए काम में आता है, हेलो को ये अपर केस कर दिया। लोअर केस करने के लिए ये कमांड काम में आता है, इक्वल सिंबल के साथ। प्रॉपर हेलो वर्ल्ड है तो इसमें टेक्स्ट को पहले अक्षर को अपर केस और बाकी को लोअर केस करेगा तो ये प्रॉपर कमांड काम में आएगा। इस टाइप से देख सकते हो, पहले H को ही किया, इधर W को ही किया। फाइंड टेक्स्ट में किसी विशेष सब स्ट्रिंग के पहले अक्षर की स्थिति का पता लगाने के लिए ये बड़ा और छोटा अक्षर दोनों में फर्क करता है। फाइंड में आप पता कर सकते हो बड़ा और छोटे का। इसी प्रकार फाइंड के जैसे ये रिटर्न 3 देगा, ये फॉर्मूला आप एंटर करेंगे ना, इसमें आंसर आएगा 3। ये फाइंड कर रहा है कि जो L है ना वो कौन से स्थान पर है। हेलो में ये जो L स्पेसिफिक L है वो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। सर्च ये टेक्स्ट में किसी विशेष सब स्ट्रिंग के पहले अक्षर की स्थिति का पता लगाने के लिए ये बड़ा और छोटा अक्षर में फर्क नहीं करता है। जैसे आपने कहा सर्च, इसमें ये L कहां पर जैसे फाइंड करता है, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है। सर्च केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड केस है तो कैपिटल करेगा, स्मॉल है तो स्मॉल। सर्च में जैसे फाइंड करता लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है, सर्च वाला केस सेंसिटिव नहीं है, बड़ा और छोटा अक्षर में फर्क नहीं करेगा सर्च में। नेक्स्ट अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूट का उपयोग टेक्स्ट में किसी विशेष शब्द या अक्षर को बदलने के लिए। सब्स्टिट्यूट करना है हेलो वर्ल्ड में आपको वर्ल्ड एक्सेल, इन यहां पर आप देख पा रहे हो वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के दोनों तरफ ये कोटेशन मार्क्स हैं तो इस वर्ल्ड के स्थान पर एक्सेल करना है। इस पूरे में से वर्ल्ड का कोटेशन है, इसके स्थान पर एक्सेल करना है तो ये हेलो एक्सेल हो जाएगा। इफ वाली कंडीशन आपने देख ली है, कोई एक कंडीशन रहेगी, एक शर्त यदि यहां पर रखता है, ग्रेटर है लेसर है, ये आपने कोटेशन में लिखा है कि A1 की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो ग्रेटर आएगा, नहीं तो लेसर लिखवाएगा। एंड की और कि आपने ऑलरेडी ये देख लिया क्या कमांड का। अगला प्रश्न, जब किसी ईमेल में फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ईमेल में फॉरवर्ड करना यानी आगे किसी को भेज देना, ओरिजिनल मैसेज एक नई ईमेल ड्राफ्ट में कॉपी हो जाता है। तो नई ईमेल ड्राफ्ट में यानी यहाँ पर नया मैसेज कॉपी हो गया, आप किसी दूसरे सेंडर को वो फॉरवर्ड भेज सकते हो। पूरा यहाँ पर मैसेज नई ईमेल ड्राफ्ट में वो हूबहू कॉपी हो गया। एक ब्लैंक ईमेल ओपन होता है, ब्लैंक नहीं होगा, जो मैसेज भेज रहे हो वो तो वहां पर कॉपी होगा ही होगा, उसी को तो फॉरवर्ड कर रहे हो, ब्लैंक का क्या मतलब हुआ। ईमेल ऑटोमेटिक रूप से सभी कॉन्टैक्ट को प्रेषित हो जाता है, ईमेल स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए ही आपका एकदम सटीक है। ईमेल से संबंधित सारे आपको विकल्प बता देता हूं। ईमेल में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो फॉरवर्ड का तो आपको पता है, वो ड्राफ्ट में कॉपी हो जाएगा और आप इसे नए प्राप्तकर्ता को भेज सकते हो। एक ईमेल में रिप्लाई का ऑप्शन आता है, जब कोई आपको मैसेज करता है, ईमेल करता है, उस केस में उसका आप रिवर्ट करते हो, रिप्लाई करते हो, उस ईमेल का जो आपके पास आया ना मैसेज उसी को वापस जाता है जिस भी यूजर ने आपको भेजा है। वो रिप्लाई शब्द बिल्कुल ईजी है। अब ईमेल में 2 टर्म आती है, एक सीसी की एक बीसीसी की, दोनों इंपॉर्टेंट है। सीसी यानी आप एक ईमेल को एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को भेजना चाहते हो, एक से अधिक यूजर को आप भेजना चाहते हो, तो वहां पर जितने भी यूजर को वो ईमेल भेजना है ना, उनकी ईमेल आईडी आप ऐड करेंगे, लगाएंगे वहां पर सीसी में। किस में लगाएंगे? सीसी में। आप मानते हो 3 जनों को कोई मैसेज भेजना, ए को भेजना, बी को भेजना, सी को भेजना, तो जिसके पास भी वो मैसेज जाएगा ना, उनको ये भी पता लगेगा कि ये मैसेज और किन को भेजा गया है, उनकी ईमेल आईडी शो करेगी। और आप चाहते हो एक ईमेल को बहुत ज्यादा लोगों के पास भेजना और ये पता भी न चले जिनके पास भी मैसेज गया हो कि ये ईमेल और किसके पास गया हो, तब आप बीसीसी में उन सभी यूजर का ईमेल आईडी डालेंगे। और आप चाहते हो कि जिनको भेजा गया उनको पता चले ये सेम मैसेज किन किन को गया है। जैसे आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनीज में सीसी करके रहेगा, यानी वो मैसेज
पता चलेगा कि और किन को फॉरवर्ड हुआ है, ताकि किसी सीईओ का भी उसमें ईमेल आईडी हो, और भी जो मैनेजर हैं उनकी ईमेल आईडी हो, यूजर को जिसको भेजा गया उनकी ईमेल आईडी सीसी में डाल देते हैं और वो मैसेज एक तरीके से रेफरेंस के रूप में रहता है, सभी को पता चलता है कि मैसेज इनके पास भी गया, उनको भी पता है। बीसीसी में आप एक मैसेज कोई प्रमोशनल केस में आप भेजते हो, किसी को पता न चले कि सेम मैसेज किसको गया है, उस केस में बीसीसी आप वहां पर बीसीसी में ईमेल आईडी डालते हो। अटैचमेंट है, आप यहाँ पर ईमेल में पीडीएफ डाल सकते हो, वर्ड अटैच कर सकते हो, डॉक्यूमेंट इमेज अटैच कर सकते हो, वो अटैचमेंट्स है। सब्जेक्ट आपको पता ही है। इनबॉक्स क्या है, जो भी आपको ईमेल प्राप्त होती है वो इनबॉक्स में रहती है। आउटबॉक्स है वह स्थान जहां आपके भेजे गए ईमेल स्टोर होते हैं, लेकिन जब तक वे पूरी तरह से भेजे नहीं जाते वे वहां रहते हैं, एक तरीके से वो ड्राफ्ट के रूप में वहां पर रहते हैं, भेजा नहीं गया, आपने उसको सेंड कर दिया, बीच में अटका हुआ नेटवर्क की वजह से वो आउटबॉक्स में है, अभी तक उनके पास नहीं गया है। स्पैम में अवांछित ईमेल, जो प्रमोशनल ईमेल रहती है, एड वाली जो ईमेल रहती है, विज्ञापन वाली, स्कैम अनचाहे आपको जरूरत नहीं है फिर भी है, वो स्पैम फोल्डर आप देखते हो। ड्राफ्ट में अभी तक आपने ईमेल को सेंड पर क्लिक नहीं किया है, आपने वो पूरा फॉर्मेट रेडी कर दिया, भेजना बाकी है, लेकिन काफी बार भेज भी देते फिर भी ईमेल जाता नहीं, बीच में अटका हुआ नेटवर्क में, वो आउटबॉक्स में रहेगा और ड्राफ्ट में अभी तक आपने भेजा नहीं है। एक दोस्तों ऑप्शन रहता मेल मर्ज का, तो मेल मर्ज का उपयोग एक ही ईमेल को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए किया जाता है, जैसे एक ही संदेश में उनके नाम और व्यक्तिगत जानकारी को जोड़ना। तो मेल मर्ज में क्या होता है, जैसे किसी का नाम है, आपको ईमेल भेजना 50 जनों को, 50 में भी हेलो उनका नाम आना चाहिए, हेलो मोहन, हेलो रोहन, तो सभी के पास ये मोहन रोहन का नाम जाए, तो इस टाइप से इनका एक फॉर्मेट रहता है कि केवल नाम को पिक करेगा, ईमेल का मैसेज आगे नीचे वो सेम ही हो जाएगा। तो ये होता मेल मर्ज है, जिसमें इंडिविजुअल को आप भेजते हो एक साथ ईमेल। मार्क एज रीड अनरीड है, आपने पढ़ा है तो मार्क एज रीड है, नहीं पढ़ा तो अनरीड है। अगला सवाल, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए अपने ओपन सोर्स नेचर और कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ओपन सोर्स सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों लिनक्स है। ओपन सोर्स है लिनक्स, यानी इनके कोड को कोई भी संशोधित कर सकता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों के लिए विकसित किया गया है। इसे इनकी कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट और ओपन सोर्स नेचर के लिए जाना जाता है, जिससे कोई भी इसे कस्टमाइज कर सकता है, इसमें सुधार कर सकता है। ओपन सोर्स है तो वो सॉफ्टवेयर का कोड, सोर्स कोड है, सभी के सामने सार्वजनिक है और कोई भी उसको देख सकता है, सोर्स कोड को, इनको मॉडिफाई कर सकता है, वितरित कर सकता है, वो स्वतंत्र है, उनमें बदलाव करके अपना खुद का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दे, अपना खुद का नाम चेंज करके ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दे, लेकिन कोड तो वही थोड़ा बहुत उन्होंने संशोधन कर दिया है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में आपका लिनक्स आता है, सबसे प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसी कोड का यूज करते हुए उबंटू ने भी ये लिनक्स बनाया है, डेबियन ने, फेडोरा ने, इन सभी का ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर आधारित है, इन्हीं के कोड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर BSD, फ्री BSD, ओपन BSD, नेट BSD, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स का है। रिएक्ट OS भी ओपन सोर्स है, हैइकू भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्रोम OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रोम का। क्रोम एक ब्राउजर भी है, वो अलग है, क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। ये भी क्रोमियम OS पर आधारित है, ओपन सोर्स है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपका विंडोज था, मैक OS था, लिनक्स था, iOS था। इनका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, ये सबसे पहले कब डेवलप्ड हुए हैं। विंडोज की बात करें तो इनकी शुरुआत हुई है 1985 में, संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स और पॉल एलन है। इतिहास विंडोज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया विंडोज 1.0 को 1985 में रिलीज किया गया था और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो पहले के टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम DOS के मुकाबले उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक इंटरेक्टिव और उपयोगकर्ता मित्र था। उसके बाद आपने देखा विंडोज के काफी संस्करण है, विंडोज 95, 98, XP 7, 10, हालिया विंडोज 11, ये जनरेशन चल रही है। अब मैक OS की शुरुआत जैसे विंडोज के 1985 में हुई है, मैक OS की शुरुआत हुई 1984 में, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखते हो मैक OS 1984 में। मैक OS फर्स्ट रिलीज हुआ था वैसे 1999 में, मैक OS X सर्वर 1.0 करके। एप्पल यहाँ पर इनके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक, ये इनके फाउंडर में आ जाएगा। इतिहास, मैक OS को पहले मैक OS X के नाम से जाना जाता था, इसका पहला संस्करण 2001 में जारी हुआ था, वैसे शुरुआत हुई थी 1984 में। लिनक्स 1991 में लिनस टॉर्वाल्ड्स के द्वारा इनका संस्थापक है और 1991 में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आया था। उसके बाद यहाँ पर iOS 2007 में आया है, एप्पल का iOS है, आईफोन है, इसी पर आधारित है, iOS पर 2007 में आया।
कंप्यूटर फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? देखिए रिपीट हुआ फायरवॉल का सवाल है। प्राइवेट नेटवर्क को किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है। बीच में दीवार आ गई है, प्राइवेट नेटवर्क पर कोई दूसरा अनऑथराइज्ड पर्सन है उनका एक्सेस न कर ले, वो है फायरवॉल। तो यहाँ पर फायरवॉल का मुख्य कार्य एक नेटवर्क को सुरक्षित करना है और ये नेटवर्क या कंप्यूटर को अनअधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए काम करता है। ये इंटरनेट या अन्य नेटवर्क से आने वाले डाटा को नियंत्रित करता है और केवल अनुमत डाटा को ही नेटवर्क पर प्रवेश कराता है। जो अनुमत है वही डाटा आगे आएगा, अनअधिकृत है डाटा, अनऑथराइज्ड है उनके एक्सेस को ये प्रबंधित करता है। अगला सवाल लैन का फुल फॉर्म आपको पूछा। लैन यानी यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क है, बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी के घर में, ऑफिस में, विद्यालय के भीतर, इसमें कंप्यूटर और अन्य उपकरण एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे लैन के द्वारा। लोकल एरिया नेटवर्क से सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। अब और भी लैन से जुड़ी हुई या फिर अदर इंपोर्टेंट कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें जहां से एग्जाम में सवाल आते ही है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन में तो बिल्कुल घर तक सीमित था, सीमित भौगोलिक क्षेत्र था। वैन में पूरा जैसे एक सिटी का हो गया, एक देश का हो गया, एक महाद्वीप का हो गया नेटवर्क पूरा जहां पर कनेक्ट है आपस में। वीपीएन क्या है आपको ऑलरेडी बताया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जहां पर आप अपना आईपी एड्रेस है वो छुपा सकते हो, चेंज कर सकते हो। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल वेब पेजों के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। इसके आगे एस लगा देते हो, ये सिक्योर हो जाता है ताकि आप सिक्योरली एनक्रिप्ट वे में डाटा को ट्रांसफर कर सके और कोई उनको डिटेक्ट न कर पाए, उनको कोई एनकोड या फिर उनमें पता न कर पाए कौन सा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस है, एक इंटरफेस जो कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होता है। कैसे कनेक्ट है उपकरण? यूएसबी के जरिए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है जब कंप्यूटर चालू रहता है। रोम है, रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी है, डाटा को एक बार लिख जाता है तो वो स्थायी हो जाता है। आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक प्रकार का प्रोटोकॉल जो इंटरनेट पर डाटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने में काम आता है। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम है, ये एक सिस्टम जो डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में बदलता है। डीएनएस एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर के बीच फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए होता है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डाटाबेस में डाटा के साथ काम करने के लिए किया जाता है। वाईफाई, वाई यानी वायरलेस, फाई यानी फिडिलिटी, तो वायरलेस फिडिलिटी है, ये वाईफाई की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का इसे मस्तिष्क कहते हैं और सीपीयू के पार्ट में आपका एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी सीपीयू का ही पार्ट है और बाकी एक रजिस्टर्ड जो मेमोरी है वो भी सीपीयू के अंतर्गत आती है, केस मेमोरी, रजिस्टर्ड मेमोरी है ये सारी। उसके बाद आपके जीपीयू है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट रहती है, प्रोसेसर और ग्राफिक्स और वीडियो संबंधित कार्यों में काम आता है। यूआरएल जो लिंक को आप यूआरएल भी बोलते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वेब पेजों का एक अद्वितीय एड्रेस होता है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, एसएटीए सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, ये एक डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव से कनेक्ट रहते हैं। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है, तो ये कंप्यूटर का मूल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चालू करने और अन्य हार्डवेयर को कंट्रोल करने में काम आता है, बायोस। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप भाषा जिसका उपयोग वेब पेजों के निर्माण में होता है। CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है, ये वेब पेजों के दृश्य स्वरूप है और लेआउट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग होती है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जो पीडीएफ फॉर्मेट में रहती है फाइल है। IPX SPX है, तो IPX यानी इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज और सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज SPX हो जाएगा। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल है और मैक क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, हार्डवेयर पता जो नेटवर्क उपकरणों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। तो हार्डवेयर का पता है, नेटवर्क उपकरण जो काम में हो रहा है उसकी पहचान मैक एड्रेस रहता है जो भी आपके डिवाइस रहते हैं उन पर। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप है, वीडियो और ऑडियो कंप्रेशन मानक है जिसका उपयोग मल्टीमीडिया फाइलों के लिए होता है, MPEG मूवीज वगैरह में। VPN आपको बता दिया है। API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। USB यूनिवर्सल सीरियल बस है। SQL आपको बता दिया। VGA है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, एक मानक वीडियो डिस्प्ले इंटरफेस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है, VGA का उपयोग। RDBMS यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली जो डाटा को
टेबल्स में संगठित करता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, जो इमेज से टेक्स्ट को पहचान कर उसे कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में बदल देता है। OCR यानी इमेज को, आप कोई इमेज लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको आप टेक्स्ट में कॉपी कर सकते हो OCR करके। 3G यानी थर्ड जनरेशन, 4G यानी फोर्थ जनरेशन। रैम यहाँ पर अलग अलग टाइप की रैम के फुल फॉर्म बताता हूं। डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वी रैम यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ईपी रोम यानी एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, डब्ल्यूपीआरओएम यानी इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, एनवी रैम यानी नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एसटी रैम यानी यहाँ पर सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस है, आरडी रैम रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये सभी रैम भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला सवाल। किसी फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को एडिट करते समय MS एक्सेल में F4 कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ये सेल है जहां पर आपकी एक्सेल होती है, कॉलम और रो आपस में कट करते तो ये सेल बनती है। तो किसी फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को एडिट करते समय MS एक्सेल में F4 कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बीच टॉगल करता है। दो रेफरेंस आपने देखा है, सापेक्ष और निरपेक्ष रेफरेंस है। जहां पर आपने डॉलर के सिंबल की बात की थी, सेल में एक फिक्स सेल की चीज के साथ आपको ऑपरेशन करना है, संक्रिया करनी है। उस केस में आप यहां पर एब्सोल्यूट निरपेक्ष रेफरेंस का उपयोग करते हैं। तो एक बार एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बीच आपको टॉगल करना, स्विच करना है, तो F4 कुंजी आप काम में लेंगे। तो यहां पर F4 कुंजी का कार्य है स्विच करने किसमें? जब आप किसी फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को एडिट करते तो F4 कुंजी दबाने से एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बीच स्विच किया जाता है। इसका मतलब है कि सेल रेफरेंस को, ये आपका एब्सोल्यूट है, जहां पर एक स्पेशल सेल आपने मेंशन कर दी कि यहां पर फॉर्मूला कॉपी कर दिया ना, वो सेल चेंज नहीं होगी, वो आपका एब्सोल्यूट है। ये मिक्स्ड है, जहां पर आप डॉलर है, ए के आगे नहीं लगा रहे हो, एक के आगे लगा रहे हो, समझ रहे हो? कॉलम के आगे नहीं लगा रहे हो, रो के आगे लगा रहे हो। तो कॉलम यहां पर अस्थिर है, रो स्थिर है, ये मिक्स्ड है। तो A1 ये रिलेटिव है, बिल्कुल यहां पर आपने डॉलर लगाया ही नहीं है, रिलेटिव है। ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे A1 वाला तो A2 में उस रेफरेंस का हो जाएगा जो इस रो के संदर्भ में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई है। या फिर इनमें आपको स्विच कैसे करना है, आपने देखा था फॉर्मूला कैसे कॉपी होता है। यहां पर कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है आपकी, मान लेते हैं B1 है, B1 में कुछ भी लिख रखा 5 है, B2 में आपके 9 लिख रखा है, B3 में आपका 10 लिख रखा है। इसी प्रकार से यहां पर आपको एक फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना है। यहां पर C1 में वैल्यू लिख रखी है आपकी 10, 2, 7, इन दोनों को आप आपस में क्रॉस करना है। तो आप कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला यहां पर इक्वल करेंगे और जो B1 की वैल्यू है और क्रॉस का सिंबल C1 की वैल्यू आपने करेंगे, यहां पर आएगा। इस फॉर्मूले को आप कॉपी करके यहां पर पेस्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां पर पेस्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन आपको चाहिए एक फिक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, यानी यहां पर जो आपका फॉर्मूला कॉपी हुआ ना, ये जो 10 गुणा 5 50 आया ना, इसको कॉपी करूं तो कहीं पर भी पेस्ट करूं तो 50 ही आए। उस केस में आपका ये केवल B1 और C1 का गुणा है ना, ये तो सापेक्ष है, ये सापेक्ष ले रहे हो। निरपेक्ष लेना है, एब्सोल्यूट लेना है कि जो ये फिक्स वैल्यू है, जो B1 की वैल्यू C1 की वैल्यू चेंज ना हो, मैं फॉर्मूला चेंज करूं तो ये यहां से आप देख पा रहे B2 और C2 की वैल्यू ना हो, उस केस में आप इसके आगे डॉलर लगाते हो। तो वही बात हो रही है। एक बार आपको इस डॉलर को चेंज करना है, $1 मल्टीप्लाई $C1, आपको इनके बीच में स्विच करना है सापेक्ष और निरपेक्ष के मध्य, तब आप F4 प्रेस करते हो। तो F4 कुंजी आप डालें, वहां पर प्रेस करेंगे। पहली बार आपने दबाई ना F4 तो A1 आएगा रिलेटिव रेफरेंस। दूसरी बार उस सेल में जाकर आपने दबा दी ना F4, तब आपका पूरा एब्सोल्यूट रेफरेंस आ जाएगा, दोनों आगे डॉलर आएगा। तीसरी बार आपने F4 दबाई ना, मिक्स्ड रेफरेंस आएगा। यहां पर ये आपका A स्थिर है, सॉरी एक वाला, ये एक वाला स्थिर है, एक पंक्ति है, डॉलर जो है वो स्थिर है। यहां पर ये कॉलम स्थिर है, ठीक है। इस टाइप से ये काम करता है। बाकी यहाँ पर कुछ शॉर्टकट आप देख सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट है Ctrl+H, आपको फाइंड करके उसको चेंज करना है। और पिछले एक्शन को रिपीट करना कंट्रोल के साथ Y है। वर्कशीट को रिफ्रेश करना Ctrl+Alt के साथ F5 दबाएंगे, आप रिफ्रेश हो जाएगा। बाकी MS एक्सेल के सामने शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ C में कॉपी, X के साथ कट होगा, V के साथ पेस्ट होगा, Ctrl+Z से आप अंडू है, Y से रिडू है, Ctrl+A से सभी सिलेक्ट कर सकते हो, Ctrl+S से आप सेव कर सकते हो, Ctrl+P से प्रिंट है, Ctrl+F से फाइंड होता है,
कंट्रोल प्लस ई प्लस एस प्लस वी पेस्ट स्पेशल काम आता है। ये शॉर्टकट पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को खोलता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल किया तो डाटा फिल्टर है, ये शॉर्टकट चयनित डाटा पर फिल्टर लगाने का काम करेगा। फिल्टर लगाकर आप देख सकते हो कौन सा फिल्टर आपको अप्लाई करना, वहां पर जो वैल्यू है आपके उस पूरी कॉलम में वो वैल्यू शो करेगी, कौन सी वैल्यू दिखानी है आपको। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपने प्लस किया ना तो एक नई सेल इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल के साथ में आपने माइनस प्रेस किया ना वो सेल हट जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस में जोड़ेगी और कंट्रोल के साथ केवल माइनस से वो सेल हट जाएगी। F2 आप सेल में एडिटिंग है, केवल सेल है उसमें आपको संशोधन करना, कुछ भी राइट करना है, लिखना है, टाइप करना है, एडिटिंग के लिए F2 आप करेंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर मूल्य के रूप में स्वरूपित करें तो ये अलग फॉर्मेट आ जाएगा जहां पर करेंसी आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप परसेंटेज लगाएंगे तो परसेंटेज शो हो जाएगा। कंट्रोल के साथ टी करेंगे तो टेबल यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल के साथ एक करेंगे तो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कंट्रोल के साथ एक करने से। शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस किया तो पूरी पंक्ति का चयन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ स्पेस किया तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट स्पेस रो करती है, कंट्रोल स्पेस कॉलम को सिलेक्ट करती है। अगला सवाल है किसी स्मार्टफोन या टैबलेट को सुरक्षित करने का पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप तो यही है, पासवर्ड पिन प्रोटेक्टेड लॉक स्क्रीन सेट करना। अपने मोबाइल फोन को टैबलेट को सुरक्षित करना तो आप क्या लगाते हो, पासवर्ड ही लगाते हो और क्या है। मोबाइल डाटा बंद करने से वो सुरक्षित थोड़ा ही होगा, कोई देख ना सके, तो पासवर्ड आप अप्लाई करेंगे, इतना इजी है। तो और भी यहाँ पर अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए कुछ रहते हैं। पासवर्ड में आप बायोमेट्रिक लॉक सेट कर सकते हो, अपने चेहरे से अनलॉक होगा या फिर आपकी फिंगर से होगा। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, जहां पर आपको 2FA सक्षम कर दिया ना वहां पर 2 बार आपका ऑथेंटिकेट होगा। एक बार पासवर्ड एंटर कर दिया, दूसरी बार OTP से हो जाए। अज्ञात स्रोतों से ऐप इंस्टॉल न करते, केवल गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप्स स्टोर से ही इंस्टॉल करो। VPN का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर IP एड्रेस आपका नहीं जाएगा। जब भी आप कोई भी वाईफाई फ्री वाईफाई का यूज करते हो तो VPN करके यूज करो, ताकि आपका इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट करता है और आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है। स्मार्टफोन के फाइंड माई डिवाइस फीचर का उपयोग करके आपका कभी मोबाइल गुम हो गया है तो आपके स्मार्टफोन में फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है, आपकी ईमेल आईडी से कनेक्ट है, किसी दूसरे में लॉगिन करके आप पता करते हो। फायरवॉल और एंटीवायरस एप्लीकेशन का उपयोग करके कुछ स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल का भी रहता है इनका, यह आपकी डिवाइस को ऑनलाइन खतरों से बचाने में मदद करता है। अगला है जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखा जाता है तो क्या होता है। कंप्यूटर स्लीप मोड में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूनतम बिजली का उपयोग करेगा। विकल्प डी यहां पर करेक्ट होगा। ये न्यूनतम बिजली का उपयोग करते हुए रैम में सेशन को एक्टिव रखता है। तो स्लीप मोड में है, बिजली भी कम यूज हो रही है और रैम में सेशन को एक्टिव भी रखा हुआ है, ताकि आपका जो भी पहले काम चल रहा था वो वहां पर डिलीट ना हो। तो जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखा जाता है तो ये पावर का बहुत कम उपयोग करता है, लेकिन सक्रिय सेशन को रैम में स्टोर करता है। इस मोड में कंप्यूटर पूरी तरह से बंद नहीं होता, बल्कि ये न्यूनतम बिजली का उपयोग करते हुए अपने कार्यों को रैम में बनाए रखता है। जब आप इसे फिर से सक्रिय करते तो आपका सेशन अभी जो भी ऐप आपने खोल रखा तुरंत वापस आ जाता है। इस प्रकार अन्य आप मोड देखेंगे, स्लीप मोड आपने देख लिया। एक होता है हाइब्रिनेशन मोड। तो हाइब्रिनेशन मोड क्या होता है, हाइब्रिनेट मोड। हाइब्रिनेशन मोड में कंप्यूटर का पूरा डाटा हार्ड ड्राइव पर सेव हो जाता है, जितना भी डाटा हार्ड ड्राइव में, और फिर कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये स्लीप मोड से अधिक पावर बचाता है क्योंकि कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होता है, लेकिन सिस्टम को फिर से चालू करते समय आपका पिछला सेशन डिस्क से पुनः लोड होता है, उसमें टाइम लगता है, इसमें अधिक समय लगता है। एक स्टैंड बाई मोड होता है। स्टैंड बाई मोड में कंप्यूटर कम पावर का उपयोग करता है लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है, ये स्लीप मोड से अधिक सक्रिय होता है। स्लीप मोड में थोड़ा कम एक्टिव रहता है और ऊपर आपने देखा ये हाइब्रिनेशन मोड में तो बिल्कुल एक तरीके से पावर बचाता है, पूरी तरह से वो बंद ही मान लो कंप्यूटर हो जाता है, हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है डाटा। स्टैंड बाई में स्लीप मोड से अधिक सक्रिय रहता है, रैम और कुछ अन्य घटक यहाँ पर काम में आते हैं तो ये जल्दी से पुनः एक्टिव हो जाता है। शट डाउन कर दिया, कंप्यूटर को शट डाउन किया तो ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, सभी प्रक्रियाएं डाटा नष्ट हो जाते हैं, जो रैम में थे वो नष्ट हो जाएंगे। और बूटिंग करना पड़ेगा आपको। बूटिंग यानी बूटिंग वह प्रक्रिया जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है और ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, तो लोड लेने को ही आप बूटिंग बोलेंगे, ठीक है। लोड लेने के दौरान ये रैम में सभी आवश्यक कार्यक्रम और डाटा लोड करता है। सेटिंग्स पे पावर विकल्प का ऑप्शन रहता है, सभी में अलग अलग पावर विकल्प का रहेगा। टर्निंग ऑफ डिस्प्ले है, केवल आप ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट कर सकते हो, डिस्प्ले ऑफ हो, स्क्रीन बंद हो, बाकी सारा काम हो। प्रिंट सेटिंग में कोलेशन ऑप्शन का उद्देश्य क्या होता है।
तो प्रिंट जब आप करते हो ना, उसमें एक कोलेशन का ऑप्शन आता है। कोलेशन यानी डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को एक सेट के रूप में प्रिंट करना, कोलेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोलेशन ऑप्शन इन प्रिंट सेटिंग? टू प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एज ए सिंगल सेट। मतलब ये हुआ, कोलेशन ऑप्शन का उपयोग तब किया जाता है जब आप एक से अधिक कॉपीज प्रिंट करना चाहते हो। यदि आप कोलेशन को चुने रखते हैं तो प्रिंटर हर सेट के लिए डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को क्रम से प्रिंट करेगा, यानी पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, फिर से पहला पेज, दूसरा पेज, इसी तरह से। मतलब ये हुआ, प्रिंट कोलेशन मान लेते आपने अनचेक्ड कर दिया, तो आपको चाहिए 5 कॉपीज, तो क्या करेगा, अलग अलग पेज है, 5 पेज है, 1 2 3 4 5, एक डॉक्यूमेंट में 5 पेज है, 1 2 3 4 5, और आपने कोलेशन को ऑफ कर रखा है, अनचेक कर रखा है, और 5 कॉपीज चाहिए आपको। तो ये क्या करेगा, पहले पेज की 5 कॉपी एक साथ दे देगा, फिर दूसरे पेज की 5 कॉपी देगा, फिर तीसरे की 5, चौथे की 5, इस प्रकार से आपको एक सेट तैयार करना है ना, 1 से लेकर 5 पेज का, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कोलेशन ऑप्शन में आपने टिक कर रखा, तो ये क्या करेगा, एक पहले पेज की कॉपी आई, फिर दूसरे की आई, तीसरे गई, चौथे गई, पांचवे गई, एक सेट तैयार हो गया। फिर दोबारा ये क्या करेगा, पहले की कॉपी देगा, दूसरे की देगा, तीसरे की देगा, चौथे की देगा, पांचवे की देगा, 2 सेट तैयार हो गए। तो इस प्रकार आप अलग अलग सेट आसानी से तैयार कर सकते हो जब आपने कोलेशन में टिक कर रखा है, ये चीज है। बाकी यहाँ पर प्रिंट में कस्टम प्रिंट रेंज रहती है। जब आपको दस्तावेज के कुछ विशिष्ट पेजों को प्रिंट करना होता है तो आप सिलेक्ट करते हो कौन से पेज से कौन सा पेज आपको प्रिंट करना है। पेज ओरिएंटेशन है, आप लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हो या पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हो। पेज साइज आप A4 में A3 में है। प्रिंटर डबल साइज प्रिंटिंग है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग में क्या होता है, दस्तावेज के दोनों ओर प्रिंट किया जाता है। ये विकल्प दस्तावेज को ज्यादा किफायती तरीके से प्रिंट करने के लिए दोनों साइड आप प्रिंट करते हो। स्केलिंग ऑप्शन के जरिए आप दस्तावेज के आकार को बढ़ा या घटा सकते हो, फिट टू पेज कर सकते हो, पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हो कैसा प्रिंट आएगा प्रिंट आने से पहले ही। स्लाइड शो को शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर 2 शॉर्टकट कुंजी आ रही थी, एक केवल F5 आ रही थी, एक शिफ्ट के साथ F5 आ रही थी। तो शुरुआत करनी है ना स्लाइड शो की, यहाँ पर देख पा रहे हो, शुरुआत से स्टार्ट करना स्लाइड शो को, तो केवल F5 है। अब बीच में आपने देख रहे थे स्लाइड पॉज कर रखी, दोबारा शुरू करनी स्लाइड शो को, शिफ्ट के साथ F5 उस केस में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ F5 स्लाइड शो शुरू करना करंट स्लाइड से, जो आपकी चल रही स्लाइड वहां से, और शुरू से आप पहली स्लाइड से शुरू करेंगे तो F5 है। और स्लाइड शो की आपके लिए कंट्रोल M में न्यू स्लाइड ऐड करना, कंट्रोल D में स्लाइड को डुप्लीकेट करना, कंट्रोल शिफ्ट D कर दिया ना, देखिए कंट्रोल D में स्लाइड या ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट होगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट D में स्लाइड डुप्लीकेट होगी। कोई ऑब्जेक्ट है स्लाइड में, एक स्लाइड में हो सकता है कोई इमेज है, उसको डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल D कर देंगे उसको सिलेक्ट करके। कंट्रोल शिफ्ट D किया ना, स्लाइड पूरी डुप्लीकेट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट C किया तो फॉर्मेट कॉपी होगा। कंट्रोल शिफ्ट V किया तो जो आपने कॉपी फॉर्मेट किया वो उसी तरह से पेस्ट कर सकते हो। F5 से आप शुरू से स्लाइड कर सकते हो स्टार्ट, और बीच में से करंट से करनी तो शिफ्ट के साथ F5 है। स्लाइड शो बंद करेंगे तो एस्केप है। प्रेजेंटेशन सेव करेंगे तो कंट्रोल S से। प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो कंट्रोल M है। ऑलरेडी सेव प्रेजेंटेशन है, उसको ओपन करना है। न्यू प्रेजेंटेशन आपको बनाना है तो कंट्रोल N है। कंट्रोल P से प्रेजेंटेशन प्रिंट कर सकते हो। प्रेजेंटेशन बंद करना है कंट्रोल W या कंट्रोल F4 से आप कर सकते हो। ऑप्शन में अल्ट टैब भी है, 2 खुले हुए प्रोग्राम में स्विच करने के लिए काम में आता है अल्ट और टैब। यदि आप चाहते हैं कि प्राथमिक प्राप्तकर्ता ये देख सके कि अन्य लोगों को भी ईमेल की कॉपी प्राप्त हुई है, तो आपको किस फील्ड में ईमेल डालनी पड़ेगी? 2 चीज देखिए आपने, CC और BCC। अब सभी को ये देखना भी है कि ईमेल किस किस को गया। प्राथमिक प्राप्तकर्ता जिसको आपने भेजा वो ये देख सके कि अन्य किन लोगों को ये ईमेल गया है, तो उस केस में बाकी सभी की ईमेल आईडी आप डालेंगे CC में, यानी वो प्राथमिक प्राइमरी जो रिसिपिएंट है वो देख पाएगा कि ये ईमेल और किसको भेजा गया, उनकी ईमेल आईडी देख पाएगा। यदि आपने बाकी की ईमेल आईडी BCC में डाली ना, तो वो नहीं देख पाएगा कि अन्य किन व्यक्तियों को ये सेम ईमेल गया है। तो ये ईमेल के केस में आप देखते हो, सब्जेक्ट में आप अपना सब्जेक्ट डालते हो, टू में आपका प्राप्तकर्ता, ऑप्शन में 2 दे रखा है ना, किसको भेज रहे हो वो 2 है, और BCC वाला CC आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का एक कंपोनेंट नहीं है? CPU के कंपोनेंट में आपके 3 प्रमुख कंपोनेंट आएंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट है, और रजिस्टर या केस मेमोरी। हार्ड डिस्क CPU का भाग नहीं है। CPU में ALU, CU, रजिस्टर ये प्रमुख रहते हैं। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हो, मैं डिटेल में बताऊं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये भाग गणना तार्किक संचालन करता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग लॉजिकल ऑपरेशन से। कंट्रोल यूनिट ये सभी प्रोसेसिंग कार्यों का संचालन समन्वय करता है, समन्वय स्थापित करता है, डाटा को एंटर करने, प्रोसेस करने, आउटपुट के लिए मार्गदर्शन करता है। कंट्रोल यूनिट है। रजिस्टर है, ये एक तरीके से सबसे तेज मेमोरी रहती है, डाटा प्रोसेस फास्ट हो।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर रजिस्टर की अलग अलग आप देख सकते हो, SCPC, IR, MAR, ये सभी रजिस्टर मेमोरी के प्रकार हैं। केस मेमोरी भी इसी का पार्ट है CPU का, क्लॉक भी CPU का पार्ट है, बस भी CPU के अंतर्गत आती है। बस एक सेट होता है जो तार या ट्रैक जो CPU या मेमोरी या अन्य उपकरण के बीच डाटा, एड्रेस, नियंत्रण संकेत भेजने के लिए काम आता है, जो आपस में कनेक्ट है ना उन CPU से सारी चीजें। डाटा बस है, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। एड्रेस बस है, उस स्थान को निर्दिष्ट करता है जहां डाटा को भेजा जाता है। अगला सवाल है, स्प्रेडशीट में MS एक्सेल की आपकी स्प्रेडशीट है, उसमें नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। स्प्रेडशीट में आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम ही तो होता है, और क्या होता है, एक्सेल जो फाइल होती है उसमें स्प्रेडशीट है, उसमें ये जो कॉलम है ना, ये जैसे आप ABCD कहते हो, इनको इंसर्ट करने का क्या ऑप्शन है, कौन सी टैब में आपको मिलेगा। अब देखिए, इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है तो टैब रहेगी इंसर्ट की, न्यू की टैब नहीं रहेगी, इंसर्ट की टैब रहेगी। होम में आपको इंसर्ट की टैब मिलेगी और वहां पर शीट कॉलम ऑप्शन मिलेगा। ये तो कॉलम इंसर्ट के लिए होम पर जाएं, इंसर्ट पर जाएं, सीट कॉलम इंसर्ट करें। स्प्रेडशीट में नया कॉलम इंसर्ट करने का सही तरीका यही है जो आपको बता दिया है। होम टैब में सामान्यतः संपादन और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं, जितने भी टैब्स है उसके बारे में है। इंसर्ट टैब में डाटा और ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए ऑप्शंस होते हैं। पेज लेआउट टैब में पेज सेटिंग जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन, इनके बारे में, स्केलिंग के बारे में है। फॉर्मूलाज टैब में फॉर्मूला संबंधित कार्य है। डाटा टैब में डाटा मैनेजमेंट, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग का ऑप्शन है। रिव्यू टैब में स्पेलिंग चेक रिव्यू टैब में है। कमेंट्स, चेंज ट्रैकिंग, ये काम रिव्यू में है। व्यू टैब में व्यू सेटिंग्स और जूम ऑप्शन है। डेवलपर टैब में मैक्रो कोडिंग से संबंधित कार्य है। एक बार फिर यहाँ पर एक्सेल के जितने भी टैब हैं उनमें कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से कमांड्स काम आते हैं, वो आपको बता देता हूँ। तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पर सारे टैब। होम टैब की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का, अलाइनमेंट का, नंबर का, स्टाइल्स का, सेल्स का, एडिटिंग का टैब मिलेगा। सेल्स में होम टैब में आपको इंसर्ट का टैब मिलेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन में था ना आपका कि होम में ही आपको इंसर्ट का मिलेगा, फिर सीट कॉलम आप देख पाएंगे। तो वो होम टैब है जहां पर सेल्स में आपको इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। फाइंड, एडिटिंग का भी मिलता है। अब इंसर्ट टैब में आपको टेबल्स, पीवीट टेबल, टेबल इंसर्ट करने का, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने का, एडिंग्स, टेक्स्ट इंसर्ट करने का, सिंबल्स इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। पेज लेआउट में क्या मिलता है, पेज लेआउट में आप थीम्स चेंज कर सकते हो। पेज सेटअप, आप मार्जिन वगैरह है, साइज है, प्रिंट एरिया है, स्केल टू फिट कर सकते हो। सीट ऑप्शन है, ग्रिड लाइन है, हेडिंग्स वगैरह अरेंज कर सकते हो, बैक फ्रंट में कोई चीज लेकर आनी है पेज लेआउट में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक्सेल में एक फॉर्मूला का ऑप्शन रहता है, टैब रहती है, जो फंक्शन लाइब्रेरी है, जितने भी फॉर्मूला संबंधित काम है। डाटा का भी टैब रहता है जिसमें आप डाटा सॉर्ट कर सकते हो, A to Z, Z to A कर सकते हो। तो ये सारी कंडीशंस डाटा की जितनी भी बनती हैं। रिव्यू में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, न्यू कमेंट है, ट्रैक चेंज, प्रोटेक्ट सीट कर सकते हो। व्यू में आप नॉर्मल पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू कर सकते हो। सो ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स के लिए जूम आप कर सकते हो। ये मैक्रोज वगैरह डेवलपर में ऑप्शन रहेंगे, मैक्रोज, कोड, एडिन, कंट्रोल्स, XML। अगला सवाल, पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर एक हरा सा प्लेट होता है, कहीं पर भी आपने देखा होगा, जिस पर बहुत सारी पतली सी लाइन है, आपको वायर टाइप दिखते हैं, वो पीसीबी है, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ठीक है। अगला सवाल, पर्सनल कंप्यूटर पर फायरवॉल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फायरवॉल का यहाँ पर तीसरा सवाल आया है। अनअधिकृत एक्सेस को ब्लॉक करना और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना, फायरवॉल का यही उद्देश्य है। फायरवॉल एक तरह की सुरक्षा दीवार है जो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच लगाई जाती है। कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच ये दीवार है जो तय करती है कौन सा डाटा अंदर आ जाएगा, कौन सा डाटा नहीं आएगा। अगर कोई हैकर या वायरस आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है तो फायरवॉल इसे रोक देती है। इस तरह ये आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करती है। तो 20 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ पर करंट का था जो इससे आईटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विश्व की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने की योजना की घोषणा की गई, जिसका लक्ष्य है भारत में लैंडिंग पॉइंट के साथ 5 महाद्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो फरवरी 2025 में कंपनी मेटा के द्वारा विश्व की सबसे लंबी समुद्री केबल है। ये पूरी आपको लगता है कि इंटरनेट है वो बिना एक तरीके से वायरलेस ही कनेक्ट होता नहीं, सभी जगह ये केबल्स गई हुई है, वहां से ये वायरलेस टॉवर लगाए जाते हैं ताकि, लेकिन उन टॉवर के पास तो आती है ना केबल। तो इनका लक्ष्य है भारत में लैंडिंग पॉइंट के साथ 5 महाद्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। समुद्र से होते हुए ये केबल जाती है। तो मेटा ने ये सबसे लंबी समुद्री केबल बनाई है, जिस कितनी
घोषणा है 50,000 किलोमीटर इतनी लंबी समुद्री केबल है, इसकी घोषणा की है, जिसका लक्ष्य भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका, अन्य क्षेत्रों में लैंडिंग पॉइंट्स के साथ 5 महाद्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ावा देना। तो ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में, इंस्टॉल कर देना। और हाँ, हमारे ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके आ चुका है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो और वहां पर आप अभी जो यहाँ पर पैटर्न चल रहा है ना साइंस के क्वेश्चंस का, जो पूछे गए एएलपी जेई टेक्नीशियन वगैरह में, उनके क्वेश्चन से पूर्णतः 100% एनसीईआरटी बेसिस थे और उन पर आधारित पूरा साइंस का कोर्स है, वो आप ले सकते हो आने वाले ग्रुप डी या फिर एएलपी एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभी 28 से 30 अप्रैल के बीच में टेक्स्ट बुक पास प्रो की सेल लाइव है। लोवेस्ट प्राइस की जो इंतजार कर रहे थे वो फिलहाल टीटीसी के कूपन कोड से आज मिडनाइट को हो जाएगी। जब तक आप वीडियो देखेंगे 28 से 30 अप्रैल के बीच में इसका फायदा उठा पाएंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है, कोर्सेज हैं, आप वेबसाइट या फिर ऐप से देख सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।